जी आपकी ये कोर्स आउटलाइन शो हो रही है। शो हो रही है। जी ठीक है। अच्छा ये बेसिकली हमारी कोर्स आउटलाइन है जो हमने कवर करना है, इसको सारा मैंने लिख दिया है, इसी के मुताबिक हम स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। आज का जो हमारा है वो पर्सनल टैक्सेस से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। T1 कहते हैं बेसिकली, जो है ना, एक टर्म है जिसे हम यूज़ करते हैं पर्सनल टैक्सेस के लिए कनाडा के अंदर। और जिस तरह यूएसए में हम टर्म यूज़ करते हैं 1040, इस तरह यूके में HMRC है, उनका डिफरेंट टर्म है। तो क्योंकि हम कैनेडियन सीख रहे हैं, तो कनाडा में जो पर्सनल टैक्सेस हैं उसके लिए हम कहते हैं T1 रिटर्न कहते हैं उसको। ये इसका नेम है आपका, T1 इनकम टैक्स एंड बेनिफिट रिटर्न। इस तरह फिर T2 है, T3 है, इसका मतलब होता है ट्रस्ट और स्टेट इनकम टैक्स रिटर्न के लिए जो टर्म यूज होती है वो T3 होती है। और इसी तरह T2 है जो बेसिकली वो कॉर्पोरेट की टर्म है जो हम T2 रिटर्न कहते हैं, T2 इनकम टैक्स एंड बेनिफिट रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न इसमें कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न कहते हैं, बेसिकली T2 जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न के लिए टर्म ये यूज होती है। तो कभी क्योंकि कोई भी क्लाइंट, ये टर्म्स इसलिए आपको पता होना ज़रूरी है क्योंकि जो नॉर्मली किसी कंट्री के भी जो लोग होते हैं वो वहाँ वो टर्म्स को यूज़ करते हैं। और अगर आप प्रोफेशनल हैं या आपने ये चीज़ सीखी हुई है, कोई भी अगर आपको कहता है कि जी मैंने T1 रिटर्न फाइल करवानी है, और अगर वो पर्सनल टैक्सेस नहीं कह रहा, तो आपको ये फेमिलियरिटी होनी चाहिए कि यार ये T1 का मतलब पर्सनल टैक्सेस है, ऐसा नहीं है कि ये कोई और चीज़ है। तो अगर आपको फेमिलियरिटी नहीं होगी टर्म्स की, तो अगला बंदा ये समझ जाएगा कि आपको ये चीज़ें नहीं आती। तो इसमें बहुत सारे फॉर्म्स के जो है वो नेम्स हैं, हम वो भी स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे सारे, जो मैंने इसमें सारे लिखे हुए हैं। आप सबको यकीनन ये जो कोर्स आउटलाइन है सबको मिल चुकी होगी। अगर किसी को नहीं मिली होगी तो वो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करके ये अपना कोर्स आउटलाइन ले सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पर्सनल टैक्सेस का, वो है इंट्रोडक्शन टू द CRA वेबसाइट। कि CRA वेबसाइट क्या है, वो कैसे ऑपरेट करती है, उसमें हम क्या चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो आज का, वो है बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग द टैक्स रिटर्न। थर्ड टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैनेडियन पर्सनल टैक्सेस चेकलिस्ट, ओवरव्यू ऑफ T1 जनरल इनकम टैक्स एंड बेनिफिट रिटर्न। इसे हम जैकेट भी कहते हैं, इसे कहते हैं मेन फॉर्म जो होता है। आप कोई भी, अगर आप लोग टैक्सेस जो आप में से बना रहे हैं वो जानते होंगे, जब भी हमने टैक्स रिटर्न बनानी होती है तो हम उसके सब्सिडरी या सपोर्टिंग फॉर्म्स फिल करते हैं, जिसमें से डाटा फ्लो होकर मेन फॉर्म पे चला जाता है। मेन फॉर्म वो फॉर्म होता है जो किसी भी कंट्री का जो टैक्स अथॉरिटीज होती है, इस तरह यहाँ पे कनाडा में CRA है, कनाडा रेवेन्यू एजेंसी है। इस तरह पाकिस्तान में FBR है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इस तरह जो है यूएसए में है वो IRS है, इंटरनल रेवेन्यू सिस्टम। तो बेसिकली ये सारे जो हैं बेसिकली क्या हैं, फेडरल लेवल के ऊपर जो है वो अदारे हैं जो टैक्स से रिलेटेड मैटर्स को कंट्रोल करते हैं। जो भी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, अगर कोई रिफंड बनता है तो वो रिफंड दे रहे हैं। अगर कोई पेबल है, टैक्स ओइंग है किसी की इंडिविजुअल टैक्स पेयर की तरफ या कॉर्पोरेट लेवल पे या ट्रस्ट लेवल पे, वो उसको रिसीव कलेक्ट भी कर रहे हैं। तो बेसिकली ये वो अदारे हैं जो रेगुलेट करते हैं उस सारे कानून को, टैक्स के जो जितने भी मैटर्स हैं उनको, ऑडिट्स ओपन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, सारी चीज़ें बेसिकली ये अदारे इसलिए कायम की जाते हैं। इसी तरह कनाडा के अंदर जो है वो कनाडा रेवेन्यू एजेंसी है। सबसे पहले हम वेबसाइट को देख लेते हैं CRA की। जी ये वेबसाइट है Canada.ca। ठीक है, आप सिंपली Canada.ca पे जाएं या गूगल पे जाके लिखें कनाडा रेवेन्यू एजेंसी, तो तब भी आप वो आपको लिंक गूगल से आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे वेबसाइट पे तो आप यहाँ आ जाएंगे। इतना हाई सिंपल सी वेबसाइट है, इतना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इन्होंने सेक्शन बना दिए हुए हैं। अब यह सबसे पहले जो ऑप्शन यहाँ इन्होंने दी है वो साइन इन टू CRA अकाउंट है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं साइन इन टू CRA अकाउंट के ऊपर, तो हमारे पास फर्दर जो है वो ऑप्शंस आ जाती हैं, माई अकाउंट फॉर इंडिविजुअल, माई बिजनेस अकाउंट और रिप्रेजेंट अ क्लाइंट। अच्छा, अब इसमें क्या है, बेसिकली जो माई अकाउंट है बेसिकली ये पर्सनल, अगर जिस तरह अभी एक भाई ने बताया बीच में कि वो कैनेडियन सिटीजन है और फिलहाल वो पाकिस्तान में है, तो क्या उनको टैक्स फाइल करने चाहिए। अब ये एक क्वेश्चन है। अब इसमें मजीद क्वेश्चन होंगे आगे कि यार क्या इनको टैक्स फाइल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हम पूछेंगे कि क्या आया उनकी कोई इनकम है कनाडा से पाकिस्तान में रहते हुए, क्या जो उनकी टाइज हैं कनाडा के साथ वो उन्होंने अभी भी रखी हुई है, क्या उनकी फैमिली वहीं है, क्या उनके बच्चे वहीं हैं, उनकी स्कूलिंग वहीं हो रही है, और वो खुद अकेले यहाँ पे आए हुए हैं, या उनकी पूरी फैमिली मूव करके यहाँ कनाडा आ गई है और वहाँ उनकी कोई टाइज नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टीज हैं जो कि रेंट के ऊपर है। तो टाइज देखी जाती है। अगर तो आपकी कोई भी टाइज, यानी कि आपका कोई उससे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है उस कंट्री के साथ, वहाँ ना कोई घर है आपका, कोई घर है भी तो वो रेंटल प्रॉपर्टी है। एज सच आपके बच्चे, बीवी बच्चे वगैरह जो हैं वो वहाँ नहीं रह रहे और आप भी वहाँ रह रहे हैं, ना आप वहाँ कोई बिजनेस कर रहे हैं, ना आपकी वहाँ कोई इंटरेक्ट
जॉब है, या ना आप कोई इस तरह से आपकी जॉब है कि आप जो है वो मतलब कर रहे हैं अपना रिमोट जॉब कर रहे हैं, तो रिमोट जॉब भी कोई नहीं है। ना ही आपका प्लान है वापस जाने का, कनाडा में दोबारा सेटल होने का। तो इस सूरत में जब आपकी कोई इनकम भी नहीं है, वहां से आपकी कोई टाइज भी नहीं है और कोई इनकम आ भी नहीं रही है आपकी, तो उस सूरत में चाहे आप कैनेडियन सिटीजन भी हैं तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है वहां पे। उस सूरत में ये होता है कि आप क्या करते हैं कि वहां से जब आप कनाडा छोड़ रहे होते हैं, तो वहाँ एक आप अपनी डिपार्चर रिटर्न फाइल करते हैं कि जी मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ कंट्री। तो लिहाजा जो है साथ में एक फॉर्म फिल होता है, एक एप्लीकेशन होती है डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंसी की, वो हो जाती है सीआरए को। उस बेसिस पे सीआरए अपनी जो है वो वर्डिक्ट देता है कि हम आपको जो है ना अब नॉन रेजिडेंट कंसिडर कर रहे हैं फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ टैक्सेशन, कि अब आपके ऊपर टैक्स जो है आप इस कंट्री का लागू नहीं होगा, क्योंकि आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ के आप सिटीजन भी हैं, वहीं पे अब आप टैक्स पे करेंगे। हाँ, अगर आप कनाडा में रहते हुए वर्ल्ड वाइडली इनकम अर्न कर रहे हैं तो फिर आपके ऊपर, आपकी वर्ल्ड वाइड इनकम के ऊपर भी टैक्स जो है वो अप्लाई होगा। ये कुछ सीधा सी मोटी सी बातें जो आपको मैं स्टार्ट में बता रहा हूँ। तो जब कोई बंदा, चाहे वो कनाडा के अंदर रेजिडेंट है, पीआर पे है, सिटीजन है, अगर वो कनाडा में रहते हुए के पैसे कमा रहा है या कनाडा से बाहर रहते हुए कमा रहा है, तो उसने उसके ऊपर टैक्स पे करना है। लेकिन उसमें यहाँ ऐसा भी होता है कि अगर मिसाल के तौर पे कोई बंदा पाकिस्तान में रह रहा है और वो कनाडा से पैसे कमा रहा है, तो वहाँ पे वो रिटर्न फाइल करेगा, उस इनकम पे टैक्स जो है वो देगा, लेकिन उसके अगेंस्ट वो उसको वहाँ पे फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स को भी क्लेम कर सकता है। यानी कि टैक्स क्रेडिट्स इस तरह के होते हैं, मतलब आप पाकिस्तान में मुकीम है, कनाडा से पैसे कमा रहे हैं, तो उस सूरत में ये होता है कि आप जब यहाँ टैक्स पे करते हैं तो यहाँ जो टैक्स पे करते हैं उतना आपको छूट मिल जाती है वहाँ पे। ये हम सारी रिटर्न्स सीखेंगे जब हम रिटर्न्स बनाना शुरू करेंगे, इन डिटेल में मैं सिखाऊंगा। तो कोई भी बंदा जो कनाडा में है, उसने अपना अकाउंट बना लिया सीआरए के ऊपर, तो वो यहाँ आकर इसको अपने आप को जो है वो लॉग इन कर सकता है इस पर क्लिक करके। अगर वो इस पर क्लिक करता है माई अकाउंट फॉर इंडिविजुअल के ऊपर आकर, तो यहाँ आके अपना लॉगिन पासवर्ड देगा। इफ़ यू योर CRA यूजर आईडी एंड पासवर्ड हैव बीन revoked, a faster way to verify your identity when you register। ठीक है, यहाँ देखिए साइन इन पार्टनर CRA यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो सिंपली आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर और आप CRA यूजर आईडी एंड पासवर्ड पे, और आप क्या करेंगे, लॉगिन हो जाएंगे। अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं है यहाँ पर, तो आप रजिस्टर्ड फॉर माई अकाउंट पे क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए मोस्टली जो कनाडा में रह रहे हैं, पीआर पे रह रहे हैं, सिटीजन है, जो कनाडा में जॉब भी कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज भी वहाँ पे हैं, मोस्टली वो लोग अपने अकाउंट बनाते हैं ताकि वो बाद में ये देख सकें कि जो रिटर्न उन्होंने फाइल की है वो असेस हो गई है या नहीं होगी, कि सीआरए की तरफ से आपको कोई मेल आई है या नहीं आई। इसके अंदर ही ऑप्शंस होती हैं सारी। और बाकी प्रीवियस रिटर्न्स को भी देख सकें। और उसके अलावा क्या चाइल्ड टैक्स जो बेनिफिट होते हैं वहाँ पे जो कनाडा में मिलते हैं, वो उसका कोई नोटिस इशू हुआ या नहीं हुआ, तो वो ओवरऑल आपका जो भी टैक्स से रिलेटेड मैटर्स हैं, जो भी बेनिफिट हैं, वो आप यहाँ अपने अकाउंट में आकर उसको लॉगिन करके देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप जो है वो बिजनेस आपका कोई, जिस तरह बिजनेस आपका कंपनी रजिस्टर्ड है, तो आप उसको भी बिजनेस नंबर से और पासवर्ड से यहाँ पे जो है वो लॉगिन कर सकते हैं अपना, मतलब वो डिटेल दे के बिजनेस की जो भी लॉगिन पासवर्ड आपने बनाना है, तो आपका बिजनेस वो जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। बिजनेस से रिलेटेड जो टैक्स रिटर्न आप फाइल कर चुके हैं पहले या कर रहे हैं, तो उसके नोटिस ऑफ असेसमेंट भी वहाँ शो हो जाएंगे। नोटिस नोटिस ऑफ असेसमेंट बेसिकली ये होता है कि वो बताते हैं जी कि जो रिटर्न आपने फाइल की थी उसको हमने देख ली है और ये बिल्कुल ठीक है, और हमने ये इशू कर दिया, जो आपने लाइबिलिटी बनाई थी आपकी, कि आपने जो कैलकुलेशन की थी कि ये आपकी लाइबिलिटी है, तो हमारे मुताबिक भी वही बनती है, लिहाजा आप ये पे कर दें। ये जो आपने रिफंड बनाया है, हमने वो देख लिया, आपने पहले इतने पैसे एडवांस में जमा करवाए थे, तो लिहाजा ये आपका रिफंड बनता है, हम आपको अकाउंट में भेज देंगे। या एक चेक जो होता है वो आपके मेलिंग एड्रेस पे वो भेज भेज देते हैं, अगर आपने अपनी बैंक की डिटेल्स जो है ना रिटर्न में अगर नहीं दी हुई। तीसरी ऑप्शन है रिप्रेजेंट ए क्लाइंट। ये बेसिकली होता है फर्म्स के लिए, जो फर्म्स वगैरह होती हैं जो वहाँ ऑपरेट कर रही हैं लोकल लेवल के ऊपर, मिसिसागा में और टोरंटो में, ओंटारियो के अंदर, डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर, तो उनके लिए एक सेपरेट जो है वो लॉगिन पासवर्ड होता है। उसका पर्पस ये होता है, ये रिप्रेजेंट अ क्लाइंट सिर्फ वो फर्म में ही नहीं कर सकती, बल्कि अगर कोई एक नॉर्मल अकाउंटेंट भी है, वो भी जो है वो अपना ऑथराइजेशन ले सकता है अपने के लिए। एक नॉर्मल जो है इंडिविजुअल अगर कोई टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कर रहा है वहाँ कनाडा में, तो वो भी जो है सीआरए से ई फाइलिंग नंबर ले सकता है, अपने आप को रिप्रेजेंट क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अकाउंट बना सकता है, और क्लाइंट के जो अकाउंट्स हैं उनको एक्सेस करके उनको चेक कर सकता है। ये सिर्फ फर्म लेवल पे नहीं बल्कि इंडिविजुअल लेवल पे भी ये हो सकता है। और इसके अलावा अगर कोई बंदा मर चुका है,
उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो वो भी ये एक्सेस ले सकता है। तो रिप्रेजेंट क्लाइंट का मतलब ये है कि कोई भी जो क्लाइंट के बिहाफ पे उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसके टैक्स रिटर्न्स को फाइल कर रहा हो, उसको देख रहा हो, तो उस सूरत में हम फर्म्स लेवल के ऊपर तो हम नॉर्मली एक्सेस लेते हैं क्लाइंट से ना। एक फॉर्म होता है ऑथोराइजेशन का, वो फिल किया जाता है, उस पर साइन लिए जाते हैं, और फिर हम उसके अकाउंट की एक्सेस ले लेते हैं लेवल 2 के ऊपर। लेवल 2 का लेवल 1 लेवल 2 लेवल्स होते हैं। उसमें पर्पस ये होता है बेसिकली कि आप लेवल 2 पे जब लेते हैं तो आप उसकी कुछ चीज़ों को, इजाफी चीज़ों को चेक कर सकते हैं उसके अंदर जाकर। एडिशनली आपके पास ज़्यादा राइट्स होते हैं चीज़ों को डाउनलोड करने के, देखने के, आप अमेंडमेंट भी वहीं से फाइल कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली नहीं की जाती क्योंकि हम सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करते हैं। वहाँ पे एज सच कोई, जिस तरह पाकिस्तान में IRIS है, पोर्टल है, वहाँ पे एज सच कोई पोर्टल नहीं है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर हैं बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज़ के, जिसको CRA ने अप्रूव किया हुआ है और वो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर। ये तो था जी आपका लॉगिन वाला ऑप्शन। उसके बाद हम बैक जाते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि नीचे उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं डिफरेंट। इनकम टैक्स का है, फिर पेमेंट्स, अगर आपने इनकम टैक्स के बारे में कुछ चीज़ समझनी है, देखनी है, तो उन्होंने लिखा हुआ पर्सनल, बिजनेस, कॉर्पोरेट, ट्रस्ट, नॉन रेजिडेंट इनकम टैक्स, टैक्सेस फॉर समवन हु डाइड। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ इस ऑप्शन के ऊपर, तो फर्दर जो है मेरे पास डिटेल्स आ जाती हैं कि अगर आप फर्दर फर्दर आप क्या जानना चाह रहे हैं, पर्सनल टैक्सेस के बारे में जानना चाह रहे हैं, बिजनेस के बारे में, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के बारे में। अब बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम से मुराद ये नहीं है कि ये भी कॉर्पोरेट है और ये भी कॉर्पोरेशन है, ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। कनाडा में आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी अपना बिजनेस कर सकते हैं, आप, ये जरूरी नहीं है कि आप उसको रजिस्टर्ड कराएं एज ए कंपनी, उसे सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं, तो उसको भी बिजनेस ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन वो होता पर्सनल टैक्सेस में रिपोर्ट है, वो कॉर्पोरेट लेवल पे रिपोर्ट नहीं होता। अगर आपने की अपनी कंपनी कॉर्पोरेशन कनाडा के अंदर, जिस तरह हमारे यहाँ SCCP है, वहाँ पे कॉर्पोरेशन कनाडा है, अगर उसके अंडर आप रजिस्टर्ड करवा लेते हैं अपनी कंपनी, तो फिर आपको कॉर्पोरेट रिटर्न जो है वो फाइल करनी पड़ती है, जिसे हम T2 कहते हैं। ठीक है। तो ये आपका कॉर्पोरेशन जो है उसके लिए बेसिकली। फिर उसके बाद ट्रस्ट, इनकम टैक्स ट्रस्ट का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी डिजीज्ड आदमी जो मर चुका है, या किसी और, या किसी ऐसे आदमी के लिए जो डिसेबल है, उसके लिए आप एक ट्रस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं ताकि इन फ्यूचर उसको बेनिफिट हो। तो इसको भी हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। फिर पार्टनरशिप इनकम है, और इंटरनेशनल नॉन रेजिडेंट टैक्सेस है, और डूइंग टैक्सेस फॉर समवन हु डाइड। तो बेसिकली ये स्टेट है और ये ट्रस्ट है। स्टेट और ट्रस्ट में ये फर्क होता है, ट्रस्ट फॉर लिविंग पर्सन होती हैं, और जो स्टेट होती हैं वो मरे लोगों के लिए होती हैं। तो अगर आप कहते हैं जी मैंने फर्दर पर्सनल इनकम टैक्सेस के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, उस पर फर्दर क्लिक करेंगे आप, तो फर्दर वो आपको ये बता रहा है कि हु शुड फाइल अ टैक्स रिटर्न। कोविड-19 जब आया था उससे कुछ बेनिफिट्स थे जो कि अब तकरीबन जो है वो उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी हैं, अब नहीं है वो। तो इसमें आप ये भी देख सकते हैं, फिर गेट रेडी टू डू योर टैक्सेस, पेइंग योर टैक्सेस आफ्टर यू फाइल योर टैक्सेस, हेल्प अदर्स विद देयर टैक्सेस, ड्यू डेट्स एंड पेमेंट्स, रिपोर्टिंग इनकम, क्लेमिंग डिडक्शंस, क्रेडिट्स एंड एक्सपेंसेस। तो उसमें उन्होंने एक एक चीज़ जो आपको प्रोवाइड की है। वर्ड्स न्यू फॉर 2023 टैक्सेस के, 2023 में नई चीज़ें क्या आई हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। टैक्स रेट्स के हैं फेडरल लेवल के ऊपर, वो आप पढ़ सकते हैं। लर्न अबाउट योर टैक्सेस, डूइंग टैक्सेस फॉर समवन हु डाइड। तो उन्होंने फर्दर उसको ब्रेक डाउन कर दिया आगे जाकर कि आप मजीद आप कर सकते हैं। अब जिस तरह इस पे हम क्लिक करते हैं कि हु शुड फाइल अ टैक्स रिटर्न, मैं आपको सिर्फ ये इसलिए इस तरह से कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि आप बाद में खुद से आपने सारी चीज़ें जो है वो चेक करनी है इस आज के जो है वो ट्रेनिंग सेशन के बाद। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया कि हु शुड फाइल द टैक्सेस, तो उसने फर्दर ऑप्शन दे दी, कैनेडियन रेजिडेंट, न्यू कमर्स टू कनाडा, फाइल टैक्सेस फॉर समवन हु डाइड, इंडिजिनस पीपल। इंडिजिनस पीपल वो होते हैं जो बड़े पुराने लोग होते हैं, जिन्हें रेड इंडियंस कहते हैं, जो शुरू से ही वहां रह रहे हैं। ठीक है। तो वो बेसिकली रेड इंडियंस कहलाते हैं। तो अगर मैं सिंपली कैनेडियन रेजिडेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ फर्दर, तो फर्दर हमें वो बताता है, उसने हमें अब वो आर्टिकल जिसे पब्लिकेशन कहते हैं उसने ओपन कर दी हमें सारी, कि एक कैनेडियन रेजिडेंट को रिटर्न जो है वो क्यों फाइल, हु हैज टू फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न एंड बेनिफिट, इनकम टैक्स एंड बेनिफिट रिटर्न। तो 2023 का चूंकि वो ईयर अब क्लोज हो चुका हुआ है, 2024 में 2023 की फाइलिंग हुई है। इसका जो फिजिकल पीरियड है, जो टैक्सेशन पीरियड है कनाडा का, वो है 1 जनवरी से लेके दिसंबर 31 तक। इस तरह के अब ये 2024 जो है ये एंड होने जा रहा है, तो 24 की जो फाइलिंग होगी वो 25 में स्टार्ट होगी, जैसे ये फिजिकल पीरियड, ये टैक्सेशन पीरियड एंड होगा December 31 2024 के बाद। तो अब वो बता रहा है कि किसको जो है
रिटर्न फाइल करनी है। यू हैव टू पे टैक्स फॉर द ईयर, जिस ईयर में आप, मतलब ये 2023 की बात कर रहा है फिलहाल अभी, ये अपडेट कर देंगे जैसे ये ईयर पूरा होगा 2024, तो यहाँ 2024 लिखा आ जाएगा। यू वांट टू क्लेम अ रिफंड, अगर आप ये रिफंड क्लेम करना चाह रहे हैं तब आया आप टैक्स पे करना है, आपकी लाइबिलिटी तो आपने रिटर्न फाइल करनी है। आया आपका कोई रिफंड बनता है सीआरए की तरफ, आपने एडवांस में पेमेंट ज़्यादा कर दी, आपकी एम्प्लॉयर ने ज़्यादा विद होल्ड कर लिया आपकी इनकम के ऊपर, तब यू वांट टू क्लेम कनाडा वर्कर्स बेनिफिट, डिफरेंट बेनिफिट्स अगर आपने क्लेम करने तो उसके लिए आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, यू एंड योर स्पाउस वांट टू बिगिन और कंटिन्यू रिसीविंग क्रेडिट्स एंड बेनिफिट्स सच एज, अगर आप और आपकी बीवी जो है वो चाहते हैं कि उनको कनाडा चाइल्ड बेनिफिट मिले, जीएसटी एचएसटी क्रेडिट मिले, कनाडा कार्बन रिबेट मिले, ग्रंटेड इनकम सप्लीमेंट मिले, और हत्ता कि अगर आप पेंशन भी रिसीव कर रहे हैं सीआरए की तरफ से या ओल्ड एज सिक्योरिटी रिसीव कर रहे हैं, तो ये सारे बेनिफिट्स लेने के लिए आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं कनाडा के अंदर और आप उसको मॉर्गेज करवाना चाह रहे हैं, तो मॉर्गेज से आप बैंक से लोन लेने जब जाते हैं तो आप कहते हैं जी मुझे बैंक से लोन चाहिए, तो बैंक वाले आपको कहते हैं जी कि आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं अपनी, आप कहते हैं नहीं, वो कहते हैं पहले आप जाएं अपनी रिटर्न फाइल करें। रिटर्न फाइल करें और हमारे पास जो है ना रिटर्न की डिटेल्ड कॉपी लेके हैं, सीआरए का नोटिस ऑफ असेसमेंट लेके हैं, हम आपकी इनकम देखेंगे, उसकी बेस पे आपको जो है वो लोन वगैरह जो है मॉर्गेज आपको देंगे। तो कनाडा के अंदर जो है अगर आप रह रहे हैं तो कंप्लाइंस, जो टैक्सेशन की कंप्लाइंस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। वहाँ पे कोई भी काम आप टैक्स पे किए बगैर बहुत सारी चीज़ों को आप अवेल कर ही नहीं सकते, बहुत सारे बेनिफिट्स को आप अवेल कर ही नहीं सकते। तो वहाँ पे इसलिए हर जो शख्स है, रेशियो जो है वो बहुत हाई है। मतलब अगर 100 लोग हैं तो उसमें से तकरीबन तकरीबन जो हैं ये वो लोग हैं जो टैक्स के नेट में आते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, बच्चे या वो लोग नहीं जो बड़े हैं। ऑब्वियसली बूढ़े भी करते हैं फाइल क्योंकि उनको पेंशन वगैरह मिलती है, तो बच्चों की तो मैं बात नहीं कर रहा, जो 18 साल से भी छोटे हैं, जो 18 साल के बाद के हैं वो लोग जो बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, ठीक है, वो अपनी रिटर्न जो है वो लाजमी फाइल करते हैं, अपनी रिटर्न सभी लोग करते हैं। तो वहाँ पे जो सैम्पलिंग है, बेसिकली रेशियो जो है वो तकरीबन 90% से अबव लोग जो हैं वो जो सैंपल में आते हैं वो सभी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये है सीआरए, कनाडा रेवेन्यू एजेंसी। मैं दोबारा इसके मेन मेन्यू पे क्लिक करता हूँ। अगर मैं इसके मेन मेन्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ से भी ऑप्शंस आ रही हैं, देखें सारी। मैं फिर दोबारा टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास इधर से भी ये, इसे कहते हैं साइड बार नेविगेशन, तो यहाँ से भी मेरे पास ऑप्शंस जो हैं वो आ जाएंगे। फिर मैं जीएसटी एचएसटी, अगर पेरोल आप सीखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे भी जाके आप पेरोल के बारे में पढ़ सकते हैं। बिजनेस नंबर किस तरह आपने करना है वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सेविंग एंड पेंशन प्लान, टैक्स क्रेडिट्स एंड बेनिफिट्स फॉर इंडिविजुअल्स, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ टैक्स क्रेडिट्स एंड बेनिफिट्स फॉर इंडिविजुअल, तो ये सारे बेनिफिट्स की जो एक पब्लिकेशन है वो हो जाएगी ओपन। जिस तरह देखें कनाडा चाइल्ड बेनिफिट है, जीएसटी एचएसटी क्रेडिट है, कनाडा डेंटल बेनिफिट है, हम इसको फर्दर इन डिटेल में पढ़ेंगे जैसे जैसे हम टैक्स रिटर्न जो है वो बनाना शुरू कर देंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें पहला था सीआरए का इंट्रोडक्शन। अब मुझे ये बताइए आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका अभी वेबसाइट से, ताकि फिर उस अगर है तो मैं उससे पहले आंसर करूं, उसके बाद मैं नेक्स्ट जो है टॉपिक उस पर मूव करूं, नहीं तो यहाँ पे किसी को भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, नाम बता दीजिएगा पहले अपना। सर जिशान बात कर रहा इरफान। हूँ। जिशान। जीशान, जी शान साहब। जी। सर आपने बताया था रिप्रेजेंट अ क्लाइंट, वो हम पाकिस्तान में रह के बना सकते हैं? नहीं, नहीं पाकिस्तान में रह के नहीं बता सकते। सर ओरिएंटेशन में आप बता रहे थे कि रिटर्न फाइल करने के लिए एक नंबर होना चाहिए हमारे पास, तो वो जी काइंडली जी। थोड़ा रिपीट कर दें, कौन सा नंबर था आप बता रहे हैं, और वो ई हम ई कैसे ले फाइलिंग, सकते हैं अगर कल को कोई। ई फाइलिंग नंबर होता है बेसिकली, वो सिटीजन को ही मिलता है, कैनेडियन सिटीजन को। अच्छा लेकिन फिर हमें। ये हो सकता है कि जिस कंपनी के साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ, जिस फर्म के साथ, अच्छा अच्छा। तो अगर आप लोगों ने ई फाइलिंग करनी होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको उसमें सोल्यूशन दे दूंगा कुछ। लेकिन आप हाँ डायरेक्टली नहीं चलें। ले सकते, क्योंकि जहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो किसी ना किसी सीपी के साथ एसोसिएट हैं। तो आप अगर आप काम गॉट इट। सीख लेते हैं और आप काम लेके आ सकते हैं तो कुछ चंद चंद रिटर्न्स तो आप फाइल कर सकते हैं टर्बोटैक्स या हेल्थ सिंपल, अपना वेल्थ सिंपल के थ्रू जाके। लेकिन आप बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स फाइल नहीं कर सकते पर्सनल टैक्सेस की या कॉर्पोरेट लेवल पे भी, क्योंकि आपको कोई ना कोई वो ई फाइलिंग, क्योंकि अगर आप वैसे बना देंगे पेपर रिटर्न तो सबमिट हो जाएगी, लेकिन उसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा ठीक है। है। हाँ। ओके सर, ठीक। ऑलराइट, गॉट इट, थैंक यू सर। जी, किसी और का कोई सवाल है तो आप प्लीज़, जी सदाम साहब। जी जी सर, मैं पूछना चाह रहा था कि जिस तरह आपने ये पहली विंडो में बताया था कि हम्म इंडिविजुअल और बिजनेस टैक्सेस और कॉरपोरेशन, तो इन हम्म। सब की रिटर्न्स फाइल करने के लिए सीपीए होना जरूरी है?
नहीं, कोई ज़रूरी नहीं, सीपीए ना ज़रूरी नहीं। ठीक। ठीक। थैंक यू। सीपीए तो हमसे पूछ रहे होते हैं जब, जहाँ मैं मेरा, क्योंकि इसमें एक्सपोजर काफ़ी हो चुका हुआ है, तो मेरे पिछली फर्म में भी सीपीएस मेरे थे, सीनियर थे, और फिर दूसरी फर्म में जहाँ मैं अब काम कर रहा हूँ यहाँ पे भी मेरे जूनियर्स तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन हमारे सीनियर सीपीए यहाँ पे भी हैं। तो जब आप देखें, मैं सीपीए नहीं हूँ, सीधी बात है, तो बहुत सारे सीपीएस हमसे पूछ रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि हमने प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है हमें, मैंने बहुत बिल्कुल। ज़्यादा एफर्ट की है इसमें, पब्लिकेशंस वगैरह पढ़ी हुई हैं। तो वो बहुत सारी जो क्वेरीज होती हैं जो उनको समझ नहीं आ रही थी, वो नॉर्मली सीपीएस भी हमसे पूछ रहे होते हैं। तो फर्क सिर्फ ये है कि एज ए सीपीए आप एक जिस लाइसेंस्ड, जो है ना, लाइसेंस ले सकते हैं सीआरएस से, एक लाइसेंस फर्म आप वहां बना सकते हैं, फर्क सिर्फ ये है। अदरवाइज आप फ्रीलांसिंग करके सारा कुछ करके एक बंदा आप ढूंढ लें, कोई भी कनाडा में जो हो रहता हो, जो आप वहां पे कंपनी खोल दे, अपने नाम पे खोल ले, आपको एक बैंक अकाउंट खोल दे और एक ई फाइलिंग नंबर दे दे, थोड़ा बहुत उसका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड हो, उसको हल्का फुल्का आइडिया हो, तो वो दे देते हैं वहाँ पे, बआसानी मिल जाता है, ई फाइलिंग नंबर मिल जाता है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप किसी सीपीए के साथ जुड़ सकते हैं, उससे हम्म। आप कहें जी कि यार क्लाइंट मैं लेके आता हूँ, आपका ई फाइलिंग नंबर चाहिए, तो उसमें आपको कुछ परसेंटेज देनी पड़ती है, लेकिन ये है कि ऑल दो आपका काम चल जाता है। तो इस तरह से जो है, अदरवाइज आप अगर आप पेपर रिटर्न जो है वो बना कर देते हैं, तो वो, क्योंकि उसका जो असेसमेंट का प्रोसेस है वो बहुत लेंथी है, तो नॉर्मली कैनेडियन, चूंकि जिस तरह हर कोई अब मॉडर्नाइज होता जा रहा है, टेक वाइज ना, जी टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हो चुकी है। अगर आज कोई आपको कहे या मुझे कहे कि यार पाकिस्तानी रिटर्न फाइल करनी है, तो मैं तेरी पेपर रिटर्न फाइल कर देता हूँ, मैं तू ना प्रिंट निकाल के साइन करके ना डाक भिजवा दी, आप कहेंगे भाई मैं क्यों भिजवाऊँ, जब IRIS पे मैं ऑनलाइन सबमिट कर सकता हूँ। आप नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, तो इसलिए बिल्कुल। जो पुराने सॉल्यूशंस होते हैं ना, वो उसको लोग फिर यूज करना छोड़ देते हैं, जो नए लेटेस्ट सॉल्यूशंस हैं लोग उसके साथ चलते हैं, ट्रेंड के साथ। बिल्कुल सही। तो अगर सर कोई मिस्टेक होगी तो अगर एक फर्ज करें जनरल बंदा है वहाँ पे, वो टैक्सी ड्राइवर है लेकिन वो सिटीजन है, उसको हम्म। अथॉरिटी मिल जाती है कि वो रिटर्न फाइल कर सकता है। तो हम्म। अगर वो किसी कॉरपोरेशन की रिटर्न फाइल करता है और उसमें हम्म। उससे मिस्टेक्स हो जाती हैं, यानी वो टैक्स इवेड करता है या फ्रॉड करता है, नहीं, तो फिर उसकी उसमें तो वो इस तरह जो टैक्स एवेड या टैक्स फ्रॉड बेसिकली वो तो वैसे ही इलीगल है, ये गलती नहीं है। वो ये रिस्पॉन्सिबल होगा सर। ये गलती नहीं है, जैसे ये गलती नहीं कहते जी इसको। जी। गलती जी होती है जो बिल्कुल सर। जानबूझ के आपसे हो, कि आप कोई जी चीज जी आपने बिल्कुल ये। एक्सपेंस डाल दिया ज्यादा, आपने गलती से फिगर डाल दी कि इस तरह, वो गलती होती जी जी। है। जो टैक्स एवेजन कर रहा है वो तो फ्रॉड कर रहा है बेसिकली, जी। उसकी तो माफी नहीं है वहां पे, अगर वो पकड़ा जाएगा तो जेल में जाएगा, वहां लॉ सख्त है काफी। तो अगर उसकी सर फाइनेंशियल पोजीशन ही ऐसी ना हो। उसका डिफरेंट ऑप्शन है, अगर बैंकरप्सी की तरफ जा सकते हैं, उसमें 100 तरीके और हैं, आप अपनी बात को कन्विंस कर सकते हैं, आप सीआरए कॉल कर बिल्कुल सर। सकते हैं, वो बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो बड़े जालिम लोग हैं, वो ऑब्वियसली इतने सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं आपको, जो है अगर आपकी इनकम बहुत लो है तो आपको गवर्नमेंट पैसे देती है वहां पे, तो ऐसा नहीं बिल्कुल। है कि वो आपका, ये पाकिस्तान वाला मामला नहीं है वहां पे। जी जी। थैंक यू। किसी और का सवाल है तो फिर मैंने तो नेक्स्ट जो है वो उसमें मूव करूँ मैं। जी शुएब साहब। जी प्लीज। चैट्स में भी मैसेज आए, मैं इसमें भी देख लूँ। नॉइस इन बैकग्राउंड, नो 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 नॉइस, इरफान साहब कह रहे हैं प्लीज शेयर कोर्स आउटलाइन इन द ग्रुप। अच्छा, वो ग्रुप वाली जो कोर्स आउटलाइन वो आपको एडमिन प्रोवाइड कर देगी। ओके, ये ठीक है। किसी और को भी क्वेश्चन है? अभी किसी ने हैंड रेज किया था लेकिन वो बोले नहीं है जी मेरा सर। ख्याल है। सर एक हाँ सवाल जी। है सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। सीआरए नंबर अगर नहीं होता, शायद मैंने अभी ज्वाइन किया है, मैं हम्म। शायद अगर ये क्वेश्चन हो सकता है पहले हो चुका। सीआरए नंबर हम्म। नहीं है तब भी आप केस फाइलिंग वगैरह सब कर सकेंगे, या सपोज यू आर नॉट कैनेडियन, तो हर कोई तो नहीं है यहाँ पर, हम्म। जितने भी हैं स्टूडेंट, तो आप सर्विस किस तरह से यार फिर हमको देखिए, सर? इस तरह से नहीं है कि अब बहुत सारे लोग आप में से जो है वो इसको एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं, तो उसमें फिर आपको कोई ना कोई तो जो ऑब्वियसली जो एक है। आवाज़ आपको क्लियर आ रही है मेरी? बस ये मुझे बता जी दें। आई कैन यू। जी जी ठीक है। आई इसमें कैन। ऐसा है कि कुछ लिमिटेशंस तो ऑब्वियसली हर जगह ही होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती। इतना ओपन नहीं कि मतलब कहीं भी नहीं, अगर यूएसए में भी है तो आपको पीटीआईएन लेना है और सारा मामला, अगर आपने ईफिन लेना तो आपको यूएस सिटीजन होना होना पड़ेगा, या फिर आप वहाँ कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाएं, फिर वहाँ कोई आप रिप्रेजेंटेटिव रख के आप जो है ईफिन लें। तो हर कंट्री की ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं ताकि उनको कंट्रोल रखा जा सके। इस तरह पाकिस्तान की भी होंगी लाजमन कोई ना कोई।
लिमिटेशंस, कि वो जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनको ऐसे नहीं कि आप किसी को बिल्कुल इख्तियार दे दें अपना सारा। तो ये लिमिटेशंस जो होती हैं वो हर जगह पे होती हैं, लेकिन लिमिटेशंस की कुछ तोड़ होती हैं। जिस तरह एक ऑप्शन तो ये है कि आप अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपकी वो ना ढूंढे कनाडा में, ठीक है, उसे कहीं यार के आ जाओ तुम कर लो, मुझे मेरे पास ये स्किल है, दोनों मिलके काम कर लेते हैं। एक तो ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन ये है कि अब पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा ट्रेंड चलता है, जिस तरह मैं भी जॉब हूँ, मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा अपना, ठीक है, तो पाकिस्तान में ये ट्रेंड चलता जा रहा है कि बहुत सारी बनता जा रहा है कि फर्म्स जो है वो ओपन होना शुरू हो गई हैं, बहुत सारी फर्म्स। यूके का तो बहुत पहले से ट्रेंड चल रहा था, लेकिन कनाडा का और यूएसए का भी जो ट्रेंड ये चलता जा रहा है। और मेरे ही पिछले जो पहला बैच था मेरा, उसके कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट फर्म्स में अब काम भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अर्निंग भी कर रहे हैं अच्छी। तो ये एक स्किल है, इसको एज ए अपॉर्चुनिटी आप लेके समझें कि दो ऑप्शन है आपके पास, आया या फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या किसी फर्म में जाके ज्वाइन करें। तो मैं आपको यही आइडिया दूंगा कि आप अभी इस कोर्स आउटलाइन, इस कोर्स को लेने के बाद आप बिजनेस ना करें, बल्कि आप जो है वो किसी फर्म को ज्वाइन करें, ताकि वहां जाके आप साल 2 साल मार खा लें, आप मजीद पॉलिश हो जाएंगे। उसके बाद जो आप क्या करें, बिजनेस करना तो एक बंदा ढूंढे बाहर, ठीक है, और उसको साथ आप कर लें, या फिर आप मेरे पास भी आ सकते हैं, मैंने जो आपको ई फाइलिंग का ऑप्शन रास्ता दिखा दूंगा कि ये ई फाइलिंग आप इस सीपी के थ्रू जो मैं आपको करवा दूँ, वो कोई मसला नहीं है। तो अगर क्लाइंट आप ऑनलाइन ले आते हैं तो वो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जा सकता है, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक Got है। it, sir. Thank you so much. Yes. कोई और क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कि जी टैक्स रिटर्न फाइल करने के बेनिफिट्स क्या हैं। तो मैं कहीं भी और नहीं जा रहा, मैंने कनाडा की ही ये जो सीआरए की वेबसाइट है मैंने यहाँ खोल ली है, ठीक है, और ये सारे बेनिफिट्स मेरे सामने हैं। कनाडा चाइल्ड बेनिफिट, बेसिकली कनाडा चाइल्ड बेनिफिट क्या होता है, ये मंथली पेमेंट होती है, और ये बेस्ड कर रही होती है आपकी फैमिली की नेट इनकम के ऊपर, जो कि नॉर्मली लो और मॉडेस्ट फैमिली लेवल्स को पे किया जाता है। कि अगर आपकी इनकम कम है, आपके बच्चे हैं और बच्चे की जो उम्र है वो 18 साल से कम है, इसमें 2 से 3 ब्रैकेट्स होती हैं। पहली होती है जी आपकी पैदाइश से लेके 6 साल के बच्चे तक, फिर 6 साल से ऑनवर्ड, और इस तरह फिर 17 साल तक। उसमें डिफरेंट जो है वो आपको पैसे दिए जाते हैं पर मंथ बेसिस के ऊपर, आपके बच्चों की एज के मुताबिक, आपकी फैमिली की इनकम के मुताबिक। ये कि इसका एक मतलब नॉर्मल डिफरेंट थ्रेश होल्ड है कि 2 लाख इनकम, टोटल नेट फैमिली इनकम 2 लाख से क्रॉस कर गई है तो फिर कितने पैसे मिलेंगे। ये हम तब देखेंगे जब हम रिटर्न बनाना शुरू करेंगे, तो मैं आपको वो सारी कैलकुलेशंस भी जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर दिखाऊंगा कि किस तरह से सॉफ्टवेयर जो है वो कैलकुलेट कर रहा है। अभी के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि कनाडा चाइल्ड बेनिफिट एक ऐसा बेनिफिट है कि अगर आपके बच्चे हैं वहाँ पे और आप लोअर मॉडेस्ट इनकम जो है वो तबके से जो है वो बिलोंग करते हैं, तो कनाडा जो है सीआरए जो है कनाडा रेवेन्यू एजेंसी, जो कैनेडियन गवर्नमेंट है, वो आपके बच्चों के आपको पैसे देती है पर मंथ बेसिस के ऊपर। तो ये एक बेनिफिट है। अगर आप ये बेनिफिट अवेल करना चाहते हैं तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी हर सूरत में। जो नेक्स्ट है वो बेनिफिट वो है जीएसटी एचएसटी क्रेडिट। बेसिकली ये क्वार्टरली पेमेंट्स होती हैं जो लोगों को दी जाती हैं, और ये भी लो और मॉडेस्ट इनकम लेवल के जो लोग हैं उनको जो है वो पे की जाती हैं। अच्छा, अब ये जीएसटी एचएसटी बेसिकली क्या है कि उन्होंने किस मतलब कुछ चीज़ों के ऊपर जो है यूएसए ने वो जीएसटी और एचएसटी इम्पोज की हुई है। जो ओंटारियो के अंदर जो रेट है वो 13% सेल्स टैक्स रेट है। तो बहुत सारी ऐसी बेसिक चीज़ें जिस तरह एनर्जी वगैरह होगी, फ्यूल वगैरह हो गया, उस पर आप जो है वो एचएसटी वो ज़्यादा चार्ज करते हैं या टैक्सेस ज़्यादा इम्पोज करते हैं। उसकी रीज़न ये होती है ताकि वो जो ऐसी चीज़ें जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही हैं, वो जो कार्बन बेनिफिट है बेसिकली, वो भी इसी के लिए जो है वो बनाया गया है। तो ऐसे लोग जो कि इस सेल्स टैक्स से अफेक्ट हो रहे हैं, जो अभी इस उनमें इतनी सख्त नहीं है कि वो इतना सेल टैक्स पे कर सकें, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनका एहसास कर रही है, वो कह रही है कि जी ये लोगों को हम क्या करेंगे, इसका कुछ रिबेट देंगे, कुछ पैसे वापस करेंगे। तो वो जो लोग जो लो इनकम वाले हैं, जो मॉडेस्ट फैमिली है, जो मॉडेस्ट इनकम वाली फैमिलीज हैं, उनको फिर वो कुछ ना कुछ क्वार्टरली बेसिस पर पैसे देती हैं ताकि वो कंपनसेट कर सकें उन लोगों को उस टैक्स के हवाले से जो वो पे कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कनाडा डेंटल बेनिफिट। ये अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आप डेंटल को कवर करने, क्योंकि डेंटल बहुत महंगा हो चुका है कनाडा के अंदर, तो उसको कवर करने के लिए जो है ना वो इसको जो है वो कर रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं। एम्प्लॉय अपना सारे जो एम्प्लॉयर्स हैं वो ये बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करें अपने एम्प्लॉयज़ को डेंटल का।
इसको भी जब हम T4 स्लिप होता है बेसिकली एम्प्लॉयमेंट स्लिप, जब हम उसको डिटेल में देखेंगे तो इंशाल्लाह मैं उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा उसके अंदर भी। इन सब से हटकर अगर जिस प्रोविंस में आप रह रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स अगर आपको ये लेना चाह रहे हैं तो तब भी, जिस तरह हेल्थ बेनिफिट, अंटारियो हेल्थ क्रेडिट, अंटारियो हेल्थ कार्ड जो है, अगर आपने अपने मतलब फ्री ट्रीटमेंट करवानी सारी जो आप गवर्नमेंट की तरफ से सारी हो आपको, तो उसके लिए भी ऑब्वियसली आपने वो लेने के लिए तो आपने सारा अपना जो है वो रिटर्न फाइल करनी है, आपने उसकी प्रीमियम पे करना होता है, हेल्थ इंश्योरेंस का वो आपने पे करना होता है। तो अगर वो बेनिफिट आप लेना चाहते हैं तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। फिर डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट, DTC जिसे कहते हैं। डिसेबिलिटी मतलब कि मेंटल इम्पेयरमेंट हो सकती है, फिजिकल इम्पेयरमेंट हो सकती है, कोई इश्यू है आपको, आप नॉर्मल एक इंसान से की तरह जो है वो आप परफॉर्म नहीं कर सकते या आपकी जॉब नहीं कर सकते, तो उस सूरत में भी गवर्नमेंट जो होती है आपको पैसे देती है ताकि आप अपना जो रूटीन के जो एक्सपेंसेस हैं उसको बियर कर सकें, उसमें आपको सपोर्ट मिलती है। कनाडा कार्बन रिबेट, बेसिकली ये वही रिबेट है कनाडा का, जो ऐसी चीज़ें ये भी क्वार्टरली बेसिकली जो है वो पेमेंट होती है, और ऐसी चीज़ें जो मतलब पोल्यूशंस क्रिएट करती हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स जो पोल्यूशंस क्रिएट करती हैं उनके ऊपर इजाफी टैक्स लगाया जाता है। तो उस टैक्स को वो लोग जो इससे लो और मॉडेस्ट फैमिली जो है वो जो इससे इफेक्ट हो रही हैं उनको फिर वो पैसे वापस किए जाते हैं ताकि उनको उनको कंपनसेट किया जाए इसके अंदर। इस तरह कनाडा वर्कर्स बेनिफिट है, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपकी एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड से कम इनकम है, तो वहाँ पे भी आपको जो है कनाडा जो है वो आपको पैसे पे करती है। कुछ क्रेडिट्स ऐसे होते हैं जो आपको रिफंड हो जाते हैं, मतलब आपको पैसे मिलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन रिफंडेबल होते हैं। दो तरह के जो होते हैं टैक्स क्रेडिट्स होते हैं। नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट्स वो होते हैं जो सिर्फ आपकी हेल्प करते हैं टैक्स की लायबिलिटी को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। और रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट्स वो होते हैं कि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी है तो उसके साथ एडजस्ट हो जाएंगे, अगर की टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो आपको कैश में जो है वो आपको आपके बैंक अकाउंट में CRA ट्रांसफर कर देगा उसको। तो कनाडा वर्कर्स बेनिफिट हो गया, HST हो गया, या कनाडा कार्बन रिबेट हो गया, चाइल्ड बेनिफिट, ये सारे वो हैं जो रिफंडेबल हैं, रिफंडेबल बेनिफिट हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका है चाइल्ड डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी बेनिफिट, ये डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट। तो ये डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट जो है बेसिकली वो आपके टैक्स को रिड्यूस करने के लिए है। चाइल्ड डिसेबिलिटी बेनिफिट को इन कैश, इन टर्म्स ऑफ कैश भी आपको जो है वो पैसे मिलते हैं। कनाडा केयर केयर गिवर क्रेडिट, कनाडा ट्रेनिंग क्रेडिट। कुछ अब अगेन मैं बता दूं कि कुछ क्रेडिट्स ऐसे हैं जो कि रिफंडेबल है और कुछ जो है वो नॉन रिफंडेबल है, तो इसमें वो सारे उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। तो ये सारे बेसिकली बेनिफिट हैं आपको अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं। और एक बात आपने क्लियर अपने माइंड में बैठा लेनी है कि कनाडा के अंदर आप रिटर्न फाइल किए बगैर ना घर आप रेंट पे ले सकते हैं, ना आप मॉर्गेज कर सकते हैं, बहुत सारे मसाइल हैं वहाँ के ऊपर। तो अगर जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो आप अपनी बहुत सारी जो आपकी बेसिक राइट्स हैं उससे भी आप महरूम हो जाएंगे। आप बेनिफिट्स नहीं ले सकेंगे, कि ये चाइल्ड बेनिफिट, सारे बेनिफिट्स नहीं ले सकेंगे, आप बैंक में जाके मॉर्गेज नहीं करवा सकेंगे, और डिफरेंट चीज़ों में आपको परेशानी होगी इसके अंदर। इसके अंदर किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट जो है वो टॉपिक उस पर स्विच करूंगा। जी। सर ये कुछ बेनिफिट्स हैं इनके आगे क्लोज लिखा हुआ है, तो ये खत्म हो गए हैं? नहीं, ये खत्म नहीं हो रहे बेसिकली, इसमें जो क्लोज लिखा हुआ है इसके ऊपर अगर आप जस्ट 1 सेकंड से देखने दें। हाँ जी, ये जो क्लोज का मतलब है कि यू कैन नो लॉन्गर अप्लाई फॉर दिस बेनिफिट, यस। जी। जो क्लोज्ड है इसका मतलब है, ये भी इन्होंने रिसेंटली इन्होंने किया था लॉन्च, ये भी एप्लीकेबल भी 23 में हुआ, कनाडा कनाडा डेंटल बेनिफिट में इन्होंने क्लोज कर दिया ये, यू कैन नो लॉन्गर अप्लाई, ये क्लोज हो चुकी है। जी, और की क्वेश्चन? ये कुछ लोग मैसेज वाले भी हैं हमारे पास जो मैसेज में लिखते हैं। जी। चलिए जी, मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जा रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो ये जी सर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ। जी जी। एक क्वेश्चन है सर, ये जो टैक्सेस दो तरह के हैं ना, एक फेडरल है और एक प्रोविंशियल भी, उनके कुछ टैक्सेस है, तो हम दोनों हम्म। को पढ़ेंगे जिस जी तरह अच्छा, हाँ, आपने ये बहुत ओंटारियो अच्छा का बताया। सवाल है, ये बहुत अच्छा जी सवाल है आपका। इसे हम कहते हैं कि टैक्स का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली क्या है। स्ट्रक्चर क्योंकि टॉपिक नहीं था आपका तो इसलिए आज का तो मैंने इसको डिस्कस नहीं किया, लेकिन चलिए मैं थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ।
स्ट्रक्चर बेसिकली हर कंट्री का डिफरेंट होता है। अब कनाडा का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह के, जो भी आपकी इनकम है पहले वो फेडरल लेवल पे टैक्स होगी, फिर वो yes, प्रोविंशियल लेवल पे टैक्स होगी। तो ऑब्वियसली सेम इनकम दो लेवल्स के ऊपर टैक्स होगी। आप फेडरल को अलग से टैक्स देंगे और प्रोविंस को अलग से टैक्स देंगे। लेकिन क्योंकि ये सारे जो हैं प्रोविंसेस स्वाय क्यूबेक के, क्यूबेक की टैक्स फाइलिंग भी yes, सेपरेट होती है, सब कुछ सेपरेट होता है। तो स्वाय क्यूबेक के बाकी सारे जो हैं वो आपस में उन्होंने कोलैबोरेशन की हुई है फेडरल के साथ। हम फेडरल को ही टैक्स पे करते हैं, प्रोविंस का भी और फेडरल का भी, और फेडरल जो है वो अपना वो टैक्स जो होता है प्रोविंसेस का वो आगे उनको रिमिट कर देता है, यानी उनको आगे उनको हैंड ओवर कर देता है, उनको आगे बिल्कुल ट्रांसफर कर देता है। तो ऑब्वियसली हम दोनों लेवल पे करेंगे। इस तरह यूएसए के अंदर सिटी लेवल तक होता है। अगर आप यूएसए में तो ठीक। पहले फेडरल को पे करेंगे, फिर आप जो है वो अपना स्टेट को पे करेंगे, अगर अगर स्टेट, अगर वो टैक्स फ्री स्टेट नहीं है, उसमें कुछ टैक्स फ्री yes, स्टेट्स भी हैं यूएसए के अंदर, तो आप स्टेट लेवल पे पे करेंगे। उसके बाद आप सिटी लेवल पे भी, अगर आप न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं तो वहाँ सिटी लेवल के ऊपर एक अलग बॉडी है जो आपसे टैक्स देगी। तो आपकी सेम इनकम तीन डिफरेंट लेवल्स के ऊपर टैक्स हो रही है। लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं है, कनाडा में सिटी लेवल के ऊपर टैक्स अभी नहीं है, फेडरल लेवल पे है और इसके ऊपर प्रोविंस लेवल तो के ऊपर। ठीक। पाकिस्तान में जो है अंडरस्टैंडिंग, जो मुझे अभी इस तरह से आइडिया नहीं है, मेरा ख्याल है सिर्फ फेडरल लेवल के ऊपर है, प्रोविंस लेवल के ऊपर नहीं है। आप में से जो अभी जी जी पाकिस्तानी टैक्सेस कर रहे हैं वो ये ऐसा ही है कि मैं गलत कह जी रहा जी हूँ? बिल्कुल सर, इसमें फेडरल ही है। लेकिन हम्म। जो है वो फेडरल किसी और फॉर्मूले के तहत फिर कुछ फंड्स जो है वो उनको भेजता है, लेकिन डायरेक्टली वो टैक्स नहीं करते इनकम हाँ, प्रोविंसेस। हमारा अभी तक फेडरल लेवल के ऊपर ही है। जी। कोई और सवाल? सर जीएसटी आपके कोई एचसी। नोट्स भी हैं खैर इसके कोर्स के? सॉरी कोर्स के, सॉरी? सर, इसके नोट्स ना भी हैं? हमारा जो है ना वो है फेडरल भी है और प्रोविंशियल भी है। सेल्स के अंदर जो है ना आप प्रोविंशियल भी नहीं नहीं, प्रोवाइड कर रहे हो। मैं जो इनकम टैक्स की टैक्स बात, आप मैं इनकम टैक्स की बात, इनकम टैक्स लेवल जी पे नहीं है। सैलरी में तो आपका सिर्फ वो है फेडरल फेडरल ही है। फेडरल ही, हाँ सिर्फ, बिल्कुल। सेल टैक्स तो वहां पे भी इसी तरह ही है, बाहर भी फेडरल और स्टेट्स के अलग हैं। सॉरी, वहां पे जो सेल्स टैक्स है जो आपका कनाडा के अंदर, वो प्रोविंसेस लेवल सेल्स टैक्स तो होता ही प्रोविंसेस लेवल के ऊपर है, फेडरल लेवल पे तो होता ही नहीं है सेल्स टैक्स। ये आपने किस तरह से कह दिया, जरा दोबारा बताएं मुझे, क्वेश्चन आपका क्या था, सॉरी? आप कह रहे हैं सेल्स टैक्स जो फेडरल लेवल पे भी है? हेलो? सर वो दो है ना, नहीं वो एक इनकम टैक्स है एक सेल्स टैक्स है। ये हाँ। जैसे हमारी फ्रेंचाइजीज है ना किसी कंपनी के साथ काम कर रही है, उनका एक इनकम टैक्स है एक सेल्स टैक्स है। तो इनकम टैक्स फेडरल को जाता है और सेल्स टैक्स जो प्रोविंशियल होता है, जैसे पीआरए है या सिंध रेवेन्यू बोर्ड एसआरबी है, इस तरह। हम्म। नहीं नहीं, इनकम टैक्स भी, इनकम टैक्स बेसिकली वही तो बता रहा हूँ आपको कि इनकम टैक्स दो लेवल पे भी हो सकता है, जी पाकिस्तान जी में नहीं है। बिल्कुल। पाकिस्तान में नहीं है, ये हमारी खुशकिस्मती है। लेकिन बाहर के सर ममालिक में प्रोविंशियल लेवल के हैं। जी जी। पाकिस्तान में भी दो तरह का सेल्स टैक्स है ना, एक आपका गुड्स के ऊपर है और एक सर्विसेज का है। गुड्स वाला हम्म। तो अभी भी फेडरल लेवल पे ही है। जब सर्विसेज अच्छा, वो की बात करते हैं तो वो फिर आपका स्टेट लेवल के ऊपर आ जाता है। वो गुड्स लेवल का जो उसका है फेडरल लेवल के ऊपर, वो भी इल्हाक वो हुआ हुआ फेडरल है। आपस में। वो इल्हाक हुआ होगा, वो वो ऑब्वियसली फेडरल है। पैसे जाते हैं प्रोविंस को जाते होंगे, वो आपस में वो उन्होंने ना जाते होंगे वो। मगर हमें फाइल फेडरल लेवल के ऊपर हाँ, करना पड़ता है। सही सही सही, ठीक है ठीक है। क्योंकि पीआरए है, फिर आपका एसआरबी, सिंध का लहदा है, बलूचिस्तान का लहदा है, वो सारा सर्विसेज का लहदा है। मगर जहाँ तक हम्म। हम गुड्स की बात करते हैं तो गुड्स का फेडरल लेवल के ऊपर ही है। सही सही सही। इनकम टैक्स भी फेडरल लेवल पे ही है। हम्म। नहीं, वहाँ प्रोविंसेस कनाडा के अंदर जो है वो प्रोविंसेस लेवल के ऊपर है, फेडरल लेवल पे सेल्स टैक्स नहीं है। ठीक हो गया जी, अब यहाँ तक हमने कवर कर लिया। जो नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैनेडियन पर्सनल टैक्स चेकलिस्ट। अच्छा, चेकलिस्ट मैं ओपन कर लेता हूँ, लेकिन चेकलिस्ट से पहले हम जो है थोड़ा सा उसको देख लें कि चेकलिस्ट का पर्पस क्या होता है। वन सेकेंड। सर ये जो थ्योरी है इसके नोट्स भी हैं आपके, यार एसएच की ये मैंने सारे नोट्स नोट्स रिटर्न मैंने पड़ेंगे? मैंने नोट्स वैसे एसएच मैंने नहीं बनाए हुए। लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं कि रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको इसकी, लेक्चर की। तो आप इसके अपने नोट्स खुद बना सकते हैं, जो आप खुद नोट्स बनाएंगे ना। और वैसे भी जो सीआरए की वेबसाइट मैंने दिखाई है आपको, वहां जाके आप एक एक चीज़ जो है वो मैंने भी इसलिए इतनी डिटेल्ड में उसको समझाया है कि आप वहां से जाके पॉइंट्स आप अपने खुद भी नोट्स बना सकते हैं। नोट्स मैं इसलिए प्रेफर नहीं करता कि हमारे यहाँ ये ट्रेंड है, मुझे पता है कि हम शुरू से बचपन से
छोटी सी क्लासेस से लेकर हमारी बुक्स और नोट्स और फिर आगे उससे ऊपर नोट्स और सारी चीज़ें वो बनती चली आ रही हैं। टैक्सेशन में नोट्स बन सकते हैं, ऐसा कि नहीं बन सकते, क्योंकि ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन है वो रेडिली अवेलेबल है इन सारी वेबसाइट्स के ऊपर, जिस तरह सीआरए की, कनाडा की सीआरए के ऊपर मौजूद है। सिर्फ आपने करना ये होता है कि आपने अगर उसको मैपिंग करना है, समराइज करना है, तो आप उसको खोलो, जाकर देखो बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। एक एक बेनिफिट के ऊपर आप क्लिक करो, उसको आप इन डिटेल पढ़ सकते हो, उसके कुछ बुलेट्स बनाओ, ठीक है पॉइंट्स निकालो, उसको अपने वहाँ पे वर्ड की फाइल पर डाल लो आप। तो सिंपली ऐसा है कि आप कर सकते हैं उसमें। अगर मैं अभी डिटेल में पढ़ना शुरू कर दूंगा सारे बेनिफिट्स, तो उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंज्यूम हो जाएगा, और वो आपको समझ भी अभी आएगी नहीं वैसे भी। उसकी रीज़न ये है, जब आपको प्रैक्टिकल केसेस करवाऊंगा फिर आपको मैं साथ साथ बताऊंगा, ये देखें कि ये इस तरह से ऑपरेट कर रहा है, यहाँ पे ये थ्रेश होल्ड है, उसको ये बेनिफिट मिल रहा है। बाकी जेनेरिक लिखा होता है कि बच्चे की जो एज 18 साल से कम हो, कैनेडियन सिटीजन हो, ये हो, पीआर पे हो, इस तरह हो, तो इतने पैसे मिलेंगे, इतनी थ्रेशोल्ड लगा। तो वो सारी चीज़ें हम जब सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो वहाँ पे हर एक फॉर्म के ऊपर वो सारा क्राइटेरियाज मेंशन होते हैं फॉर्म्स के अंदर। तो जब हम स्टेप बाय स्टेप टैक्स रिटर्न बनाना शुरू करेंगे तो मैं आपको क्राइटेरियाज वहाँ से भी पढ़ा दूंगा एक बार, तो वो आपका वो ठीक है क्लैरिटी हो सर। जाएगी। अभी मैं एक जेनेरिक बता रहा हूँ आपको, ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये जो पहली क्लास है हमारी ओवरव्यू की है, इसमें भी मैं डिटेल में नहीं जा सकता, नहीं तो आप कंफ्यूज हो हम्म, जाएंगे। मोटा मोटा मैं सारा आपको बता रहा हूँ कि ये एक सिस्टम है पूरा इस तरह से जो ऑपरेट कर रहा ठीक हो गया सर, थैंक यू। है जी। एक चेकलिस्ट मैंने डाउनलोड करके रखी है, मैं ऑब्वियसली आपसे शेयर कर दूंगा, आप सबके साथ आप इसको देख लीजिएगा, लेकिन अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चेकलिस्ट पे जाने से पहले थोड़ा सा हम समझ लें कि साइकिल क्या है, किस तरह से जो है उसको हम साइकिल को देखते हैं। सबसे पहले ये होता है कि क्लाइंट आपके पास आया है किसी भी एक प्लेटफॉर्म से, जो है जिस तरह आप कह लें कि फाइबर, अपवर्क के ऊपर। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी की वेबसाइट से या कंपनी की एडवर्टाइजमेंट से, कहीं से भी आपको क्लाइंट ने अप्रोच कर लिया। ठीक है, क्लाइंट आपके पास आ गया, उसने मैसेज कर दिया जी कि मैं अपने पर्सनल टैक्सेस करवाना चाहता हूँ। जिस तरह मेरा ट्रेड नेम जेफरी रोज है मेरी फर्म का, तो इसलिए यहाँ पे भी जेफरी रोज है टीम्स के ऊपर, जूम के ऊपर, क्योंकि मैं बाहर मीटिंग करता हूँ बाहर की कंपनी के साथ, बाहर की क्लाइंट्स के साथ। तो वही मेरा ट्रेड नेम यहाँ पे भी मैंने, क्योंकि जूम से होती है, टीम से कुछ होती है, तो वही रखा हुआ है मैंने। वैसे जो मेरा रियल नेम है वो नसीर है बेसिकली। तो उसमें ये होता है कि जैसे ही क्लाइंट आता है आपके पास, एक इनिशियल जो मेल आती है या कॉल आती है कंपनी के नंबर पे या आपके पर्सनल नंबर पे, अगर आपने कोई कनेडियन नंबर लिया हुआ है, तो क्लाइंट आपको कॉल करता है जी कि मैं अपने टैक्सेस करवाना चाहता हूँ। आप उसके साथ कहते हैं जी ठीक है, हमारे जो अकाउंटेंट है उसके साथ आपकी मीटिंग स्केड्यूल कर देते हैं, ये टाइम है, इस डेट पे आप आ जाएं और बात हो जाएगी। कुछ लोग डायरेक्टली भी आंसर कर देते हैं, कुछ लोग इसको अपना मीटिंग को स्केड्यूल कर लेते हैं। आप समझिए कि मीटिंग में आ गया, इसे कहते हैं इनिशियल एंगेजमेंट, इस चीज को कहते हैं इनिशियल, यानी पहली एंगेजमेंट, क्या पहली बार आप क्लाइंट को आप एंगेज कर रहे हैं। इनिशियल एंगेजमेंट में बेसिकली क्या होता है कि आप क्लाइंट से पूछते हैं जी कि आप टैक्सेस करवाना चाहते हैं, आपकी कौन कौन सी सोर्सेज ऑफ इनकम है। वो बताता है जी कि मैं एक एम्प्लॉई हूँ, अपने बारे में थोड़ा सा वो टैक्स का जो सिनारियो है वो हमें बताता है कि जी मैं एक एम्प्लॉई हूँ और मेरी एम्प्लॉयमेंट इनकम है, इसके अलावा मेरी एक प्रॉपर्टी है वो रेंट के ऊपर है, मैं वो रेंटल इनकम भी आ रही है, मैंने एक जगह पे जो है वो इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ से मुझे इंटरेस्ट इनकम भी आ रही है, एक जगह पे मुझे डिविडेंड भी आ रहा है। तो डिफरेंट सिनारियोज हो सकते हैं, कोई मिला जुला भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो ये कह सकता है कि जी मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेची है, तो मैं उसके हवाले से कैपिटल गेन्स जो है मैं उसकी कैलकुलेशंस करवाना चाहता हूँ। ये पर्सनल टैक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ अभी आपको। तो कोई भी बंदा जो आएगा आपके पास इनिशियल एंगेजमेंट में, वो अपनी डिटेल्स बताएगा। आप वो आपसे कुछ क्वेश्चनिंग कर सकता है कि मुझे यहाँ पे टैक्स कैसे बचाना है, मुझे ये चीज़ कैसे करनी है, मेरे कितना अंदाजन जो है वो टैक्स बनेगा। तो आप उसे एक रफ कैलकुलेशन भी जो है वो अंदाजन आप उसको ब्रैकेट्स को देखते हुए बता सकते हैं। वो कोई अपना टैक्स से रिलेटेड कोई इशू भी जो है वो आपसे, मतलब ऑब्वियसली वो पूछ सकता है कि मैंने वो अपना T4 फाइल की थी अपनी एम्प्लॉयमेंट स्लिप जो है, उसमें कुछ मिस्टेक थी, तो अब दोबारा अमेंडमेंट फाइल की है, तो उसको आप किस तरह से करेंगे मैनेज। या मैंने अभी पहले रिटर्न फाइल की थी अपनी, तो उसमें मुझसे गलती हो गई, क्रेडिट मैंने क्लेम करना था, मैंने नहीं किया, तो आप क्या कर सकते हैं। तो इस तरह क्लाइंट कुछ भी सवाल पूछ सकता है आपसे इनिशियल मीटिंग के अंदर। ये जितने भी पॉसिबिलिटीज, मेजर पॉसिबिलिटीज थी वो मैंने सारी आपको भी बता दी। जैसे ही क्लाइंट ये सारे सवाल पूछता है उसको आंसर करना शुरू करते हैं। अगर वो क्लाइंट सेटिस्फाइड होता है तो फिर पूछता है आपसे जी कि आप क्या चार्ज करेंगे अपनी सर्विसेज का। फिर आप उसे बताते हैं जी इनिशियली हम 25% रिटेनर लेंगे आपसे, इनिशियल एडवांस पेमेंट लेंगे 25%, और बाकी जो है काम पूरा होने के बाद आप देंगे। वो कहता है ठीक है, ओके, आप जो है ना मेरा ये काम स्टार्ट करें, वो 25% पे कर देता है आपको। अब वो क्लाइंट आपका जनरेट हो गया, इस कहते हैं इनिशियल एंगेजमेंट। उसके बाद होती है ऑन बोर्डिंग।
ऑन बोर्ड होता है कि आप उस बंदे को अब ऑन बोर्ड लेके आएंगे। अब जो भी चीज़ें आपको चाहिए उसकी रिटर्न बनाने के लिए वो अब अकाउंटेंट जाएगा। इनिशियल एंगेजमेंट जो होती है सम टाइम अकाउंटेंट भी लेता है, सम टाइम सीनियर अकाउंटेंट या सीपीएस वगैरह ले रहे होते हैं, और जो प्रिपेयर होता है वो डिफरेंट होता है। ये जो हमारा कोर्स है बेसिकली ये टैक्स प्रिपेयर का कोर्स है कि आपने टैक्स रिटर्न बनानी कैसे है, ये वो है। अब इनिशियल एंगेजमेंट ऑब्वियसली जब आपको बनानी आ जाएगी तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी तो आप इनिशियल एंगेजमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मली फर्म्स का जो स्ट्रक्चर होता है, जो सीपीएस वगैरह होते हैं, क्योंकि वो सारा एक वो आर्टिकलशिप करके वो सारे प्रोसीजर से गुजर के ऊपर वाले लेवल पे आते हैं, तो उनको आइडिया होता है कि रिटर्न कैसे बनती है, मामला क्या होते हैं, और लेटेस्ट प्रैक्टिसेस जो चल रही होती हैं उनको भी वो डिस्कस करते रहते हैं। तो इसलिए वो इनिशियल एंगेजमेंट बासानी ले लेते हैं। तो वो आप लोग भी ले सकते हैं जब आपका नॉलेज जो है वो इसमें बन जाएगा। तो फिर क्या होता है जी कि वो अकाउंटेंट को साइन कर दिया जाता है, या वही बंदा जिसने इनिशियल एंगेजमेंट लिया उसको वो अपना टास्क क्रिएट कर लेता है अपने सिस्टम के अंदर। और वो ना उसको कहता है जी कि अब मुझे ऑन बोर्ड करना है इस क्लाइंट को, जो डाटा मुझे चाहिए रिटर्न बनाने के लिए मैंने वो उसको भेजना है। वो डाटा लेने के लिए सबसे पहली जो चीज़ हम भेजते हैं क्लाइंट को उसे कहते हैं चेक लिस्ट। T1 पर्सनल टैक्स रिटर्न चेक लिस्ट। चेक लिस्ट क्या होती है कि हम क्लाइंट से उसका इनिशियल बेसिक डाटा पूछते हैं। जिस तरह कि अब ये एलन मैडन की एक फर्म है जो कि ऑपरेट कर रही है कनाडा के अंदर। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन्होंने ये अपनी चेकलिस्ट बनाई है पर्सनल क्लाइंट्स के लिए। जो भी क्लाइंट उनके पास आते हैं ये उन्होंने उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैंने वहाँ से डाउनलोड की थी। कोई भी क्लाइंट जो कैनेडियन रेजिडेंट है या जो भी कैनेडियन सोर्स ऑफ इनकम है जो अपनी रिटर्न फाइल करना चाह रहा है, उनकी वेबसाइट से जाके डाउनलोड करके उनको भेज सकता है, या जो अकाउंटेंट है वो खुद भी भेज सकता है क्लाइंट को। तो दोनों सूरतों में हमें तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, एज ए फर्म एज ए इंडिविजुअल अगर हम रिटर्न बना रहे हैं। तो ये बेसिकली चेकलिस्ट है। उसमें हमें क्या चाहिए होता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और स्पाउस की जो इन्फॉर्मेशन। स्पाउस एक जेनेरिक वर्ड है जो हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन से मुराद है मेन टैक्स पेयर। अगर स्पाउस इसको हेड कर रही है यानी कि वाइफ कर रही है तो वाइफ की डिटेल यहाँ आ जाएगी, और जो हस्बैंड होगा उसकी डिटेल यहाँ आ जाएगी। अगर हस्बैंड इसको हेड कर रहा है, इस सारे मैटर को देख रहा है, अकाउंटेंट से डायरेक्ट बात कर रहा है, तो हस्बैंड की डिटेल अपनी यहाँ पुट करेगा और अपनी वाइफ की डिटेल यहाँ पुट कर देगा वो। तो स्पाउस बेसिकली एक जेनेरिक वर्ड है जो दोनों के लिए जो है इस्तेमाल हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के लिए, दोनों के लिए। हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे के लिए स्पाउसेज हैं। अच्छा जी, उसमें हमें इंफॉर्मेशन क्या चाहिए होती है? अब मैंने स्पाउस का इसलिए बताया कि नॉर्मली ये टर्म जो स्पाउस की वो इस्तेमाल होती है। हम ये नहीं कहते कि आप अपने हस्बैंड की डिटेल दें, अपनी वाइफ की डिटेल दें, हम कहते हैं अपने स्पाउस की डिटेल दें जब भी हम क्लाइंट से बात करते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमें नाम चाहिए होता है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। फिर हमें सिन नंबर चाहिए। सिन कहते हैं बेसिकली ये वो गुनाह वाला सिन नहीं है जिसे हम गुनाह समझते हैं, ये सोशल इंश्योरेंस नंबर। तो सोशल इंश्योरेंस नंबर ऐसे ही जैसे हमारा यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ना पाकिस्तान में, आईडी कार्ड के ऊपर जो हमारा आईडी कार्ड नंबर होता है, इस तरह वहाँ कनाडा के अंदर भी जो होता है वो सोशल इंश्योरेंस नंबर होता है। वो इसको आईडी कार्ड नंबर समझ लें आप एक किस्म का। ये 9 डिजिट्स का होता है, 9 डिजिट्स का ये नंबर होता है। तो हमें ये नंबर भी चाहिए होता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, क्योंकि ये वही वाहिद सोशल इंश्योरेंस नंबर बेसिकली वो आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो उसकी आइडेंटिटी को जो है वो सेपरेट करता है बाकी सब लोगों की आइडेंटिटी से। डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है। होम फोन नंबर अगर आपके पास है ठीक है, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। सेल फोन नंबर ये भी कोई इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अगर देते तो बेहतर होता है कि अभी सीआरए आपसे कांटेक्ट भी कर सकता है। फिर ईमेल एड्रेस अगर आपको तो नोटिफिकेशन वगैरह कोई सीआरए भेज देता है, लेकिन नॉर्मली आप माई अकाउंट पे रजिस्टर्ड करके जो हम देख रहे थे सीआरए की वेबसाइट पे, तो वहीं से जाके आप देखते हैं। फिर आपका ईमेल एड्रेस है, फिर आपका जो है वो मेलिंग एड्रेस, ये ज़रूरी है आपका मेलिंग एड्रेस, क्योंकि वहाँ पे सीआरए आपको नोटिस भेजता है, सारी चीज़ें भेजता है। फिर सिटी है, फिर प्रोविंस स्टेट है, और पोस्टल कोड है, फिर कंट्री है। इस तरह जो स्पाउस है दूसरी उसकी तरफ जो है वो नेम ऑफ स्पाउस उसका आ जाएगा सारा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। इस तरह यहाँ पे जेफरी रोज है तो यहाँ पे जूलिया रोज आ जाएगा उसकी स्पाउस। सिन नंबर दोनों का आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ दोनों की आ जाएगी, सारों की दोनों की डिटेल्स आ जाएंगी। जो नेक्स्ट टर्म है ये यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किया, ये जो डाटा है, डिड यू एमिग्रेट फ्रॉम कनाडा, इमिग्रेट टू कनाडा। इमिग्रेट का मतलब जो आई से शुरू हो रहा है, इमिग्रेट का मतलब होता है एंटर होना कनाडा में। ई से जो शुरू हो रहा है एमिग्रेट, इसे एमी पढ़ेंगे एमिग्रेट, और इसे इमिग्रेट। जो ई से शुरू हो रहा है एमिग्रेट उसका मतलब होता है कनाडा छोड़ के चले जाना। अगर तो आप कनाडा में रिसेंटली एंटर हुए हैं तो आपको डेट ऑफ एंट्री बतानी पड़ेगी। अगर आप उसी फिजिकल, अगर आप कनाडा छोड़ के चले गए हैं 2023 में 2024 में, तो आपको वो डेट बतानी पड़ेगी यहाँ पे, ताकि आपकी उसके मुताबिक रिटर्न बनाई जा सके। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है कि आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, कॉमन लॉ,
कॉमन लॉ बेसिकली क्या होता है? कॉमन लॉ वो लोग जो शादी नहीं करते नॉर्मली, प्रॉपर जो शादी कर, लेकिन वो इकट्ठे रह रहे हैं साथ, उनको कॉमन लॉ कंसिडर किया जाता है। अब कॉमन लॉ सेम जेंडर भी हो सकता है, ऑपोजिट जेंडर भी हो सकता है, लड़का लड़का, लड़की लड़का, या लड़का लड़का लड़की। ठीक है, ये मैं चीज़ इसलिए थोड़ा सा खुल के बता रहा हूँ कि इसमें आपने वो मतलब ये नॉर्मल वहाँ ट्रेंड है, ये चीज़ों को आपने ये नहीं समझना कि ये यार ये क्या है, जो कि हम क्योंकि अभी इसको उस तरह से नहीं हम समझे जिस तरह से हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं अभी एक जेनेरिक टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि वहाँ ये चीज़ें नॉर्मल है और वो लोग इस तरह से कॉमन लॉ चीज़ें सारी होती हैं, तो हम ये इसलिए ये पॉइंट भी यहाँ पे इसमें ऐड किया गया है। फिर अगर आप सेपरेटेड हैं तो आप बाय लॉ सेपरेटेड हैं, अगर आप डाइवोर्स्ड हैं तो बाय लॉ डाइवोर्स्ड हैं, अगर आप विडोड हैं, आपका बंदा मर गया है या बीवी मर गई, इन दोनों को विडोड का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो है आप ये सारे स्टेटसेस हैं, मैरिटल स्टेटसेस आप पूछ सकते हैं और उसके मुताबिक आपकी रिटर्न जो है वो ये आपने रिपोर्ट करना होता है रिटर्न में। अगर आप पहले मैरिड नहीं थे, सिंगल थे, या पहले मैरिड थे आप डिवोर्स्ड हो गए, तब भी आपने अपना बताना है कि आपका मैरिटल स्टेटस चेंज हो गया और जो है आपका यहाँ पे डेट आ जाएगी, डेट ऑफ चेंज आ जाएगा आपका। आया सिंगल से मैरिड हो या मैरिड से डिवोर्स्ड हो गया, तो वो यहाँ प्रोवाइड करेंगे। आर वी प्रिपेयरिंग अ टैक्स रिटर्न फॉर योर स्पाउस? यस, नो और नॉट एप्लीकेबल। अगर सिंगल है तो नॉट एप्लीकेबल, अगर डिवोर्स है तो नॉट एप्लीकेबल, अगर सेपरेटेड है तो नॉट एप्लीकेबल है, अगर विडोड है तो नॉट एप्लीकेबल है। अगर मैरिड है तो फिर ऑब्वियसली यस होगा, सिर्फ मैरिड के केस में। ये पूछना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कनाडा के अंदर जॉइंट रिटर्न का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दोनों ने रिटर्न्स अलग अलग बनानी होती हैं, लेकिन रिटर्न्स इकट्ठी प्रिपेयर की जा सकती हैं ताकि एक दूसरे का बेनिफिट दिया जा सके दोनों स्पाउसेस का। जब हम रिटर्न बनाएंगे इंशाल्लाह आगे, तो वो भी आपको मैं सॉफ्टवेयर में दिखाऊंगा। उसके बाद अगर आपके कोई बच्चे वगैरह हैं तो उनकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। प्लीज लिस्ट ऑल डिपेंडेंट्स बिलो। उनका नाम आ जाएगा, आपका रिलेशनशिप क्या है, डॉटर है, सन है, उसकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, उस बच्चे का सोशल इंश्योरेंस नंबर आ जाएगा, अगर उस बच्चे की कोई इनकम भी है तो वो भी यहाँ पे हम लिख देंगे। हमने बच्चों को रिपोर्ट करना होता है टैक्स रिटर्न में ताकि उनको पेरेंट्स को मेन जो मेन टैक्स पेयर्स हैं उनको बच्चों का कनाडा चाइल्ड बेनिफिट वो ले सकें। अगर आप बच्चे रिपोर्ट नहीं करेंगे टैक्स रिटर्न में तो आपको कनाडा चाइल्ड बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमें लास्ट नोटिस ऑफ असेसमेंट चाहिए होता है लास्ट ईयर का। फिर हमें जो है कि लास्ट ईयर की डिटेल्ड कॉपी चाहिए होती है नेक्स्ट रिटर्न बनाने के लिए, ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि उसका पिछले साल टैक्स सिनारियो क्या था और उस पर अब तक क्या चेंजेस आई हैं। ठीक है जी। आर यू अ कैनेडियन सिटीजन? यस और नो। डू यू ऑथोराइज द सीआरए टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट यू टू इलेक्शन कनाडा? अच्छा, अभी दो चीज़ें हैं। अगर आप कैनेडियन सिटीजन है तब भी आपने बताना है रिटर्न में जी कि हाँ जी मैं कैनेडियन सिटीजन हूँ। अगर आप कैनेडियन सिटीजन है तो आप वोट का राइट रखते हैं। अगर अगर आप कैनेडियन सिटीजन नहीं है, खाली पीआर पे हैं, तब भी आप वोट नहीं डाल सकते। तो फिर वो पूछते हैं क्या आपकी ये जो डिटेल्स हैं, अपडेटेड डिटेल्स हैं, क्या हम इलेक्शंस कनाडा को भेजते हैं? जिस तरह हमारे यहाँ पे जो है अदारा है जो इलेक्शंस को रेगुलेट करता है, ठीक है, उस तरह कनाडा में भी एक अदारा है जो इलेक्शंस वगैरह को देखता है। तो जब आप रिटर्न बना रहे होते हैं तो अगर आप इस पर यस करते हैं इस पे कि जी हाँ हमारी जो सारी डिटेल्स हैं, अपडेटेड डिटेल्स हैं, आप इलेक्शंस कनाडा को भेज दें, तो फिर सीआरए वो सारी इन्फॉर्मेशन इलेक्शंस कनाडा को वो अपडेट कर देता है, उनके सिस्टम में भी वो चीज़ें अपडेट हो जाती हैं। अगर आपके पास ऑन करते हैं आप, अगर आपकी मिल्कियत है जो है वो 1 लाख डॉलर से ज़्यादा की, 1 लाख कैनेडियन डॉलर से ज़्यादा की आपकी फॉरेन प्रॉपर्टी है, कनाडा से बाहर किसी यूएसए में, यूके में, पाकिस्तान में, कहीं भी कनाडा से बाहर अगर आपकी कोई फॉरेन प्रॉपर्टी है और उसकी जो मालियत है, उसकी जो कीमत है वो 1 लाख से ज़्यादा है, तो आपने वो सीआरए को बताना होता है कि मेरी इस जगह पे प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, मेरे कोई बैंक अकाउंट है, मेरे कोई इन्वेस्टमेंट है, जो कुछ भी है इन टर्म्स ऑफ, अगर आपका वो 1 लाख कैनेडियन डॉलर से ज़्यादा है तो आपने कनाडा को वो इन्फॉर्म करना होता है। उसके लिए कौन सा फॉर्म फिल करते हैं, उसकी क्या तरीकेकार है, वो भी हम लेटर ऑन जब हम प्रैक्टिकल केसेस करेंगे उसमें देखेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ चेकलिस्ट का। हैव यू मेड इंस्टॉलमेंट्स पेमेंट्स फॉर द टैक्स? अगर आपने कोई एडवांस में इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी हैं कनाडा को, तो वो भी आपने बताना होता है कनाडा को, जी ये मैंने इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी थी, ताकि आप उसको रिपोर्ट कर सकें टैक्स रिटर्न के अंदर और आप दोबारा से डबल टैक्स ना कर दें, दोबारा से टैक्स ना दे दें, आप मजीद पैसे ना दे दें। डू यू वांट टू रिफंड डिपॉजिट डायरेक्टली टू योर बैंक अकाउंट? क्या आप चाहते हैं कि आपके जो रिफंड अगर बन रहा है, आपने पहले से ज़्यादा टैक्स पे कर दिया हुआ है, तो वो आपको बैंक अकाउंट में आ जाए? अगर आप कहते हैं जी हाँ मेरे बैंक अकाउंट में आ जाए, तो फिर हम एक डायरेक्ट डिपॉजिट की जो है ना रिक्वेस्ट करते हैं। ये विद इन द टैक्स रिटर्न ही एक फॉर्म होता है, वो फिल किया जाता है और वो सीआरए को सबमिट जब रिटर्न होती है तो साथ में वो फॉर्म भी चला जाता है और सीआरए आपकी उस बैंक डिटेल्स को अपने रैकेट में अपडेट कर लेता है। अगर आपका रिफंड बन रहा होगा
या कोई भी चाइल्ड बेनिफिट होंगे, कुछ भी होगा, वो आपके उस अकाउंट में पैसे आना शुरू हो जाएंगे सीआरए की तरफ से। ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल है आपका तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट सेक्शन पे जाता हूँ। जी, कोई सवाल है यहाँ तक? सर इसमें एक चीज पूछ रहा था कि जब स्पाउस की डिटेल आप देते हैं उसमें, ये तो सिर्फ जर्नल डिटेल्स हैं स्पाउस के बारे में, और उसका रिटर्न अलग फाइल होगा, लाजमी बात है, जिस तरह से आपका इंडिविजुअली रिटर्न फाइल हुआ इसी तरह से स्पाउस हम्म, और स्पाउस के जी जी। रिटर्न में फिर आपकी डिटेल जाएगी, ऐसे ही। बेसिकली ज्वाइंट फाइलिंग जिस तरह यूएसए में होती है वैसे यहाँ पे नहीं है। ज्वाइंट फाइलिंग में और ज्वाइंट प्रिपरेशन में फ़र्क बताता हूँ। ज्वाइंट फाइलिंग ये होती है जिसमें दोनों की इनकम को मर्ज करके रिपोर्ट किया जाए, दोनों की इनकम को मर्ज करके टैक्स किया जाए आईआरएस को। लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं, कनाडा में ये कि आप कपलिंग कर सकते हैं, आप दो रिटर्न्स टुगेदर बना सकते हैं, एक दूसरे के क्रेडिट्स भी एक दूसरे को आप उसमें अवेल हो सकते हैं, एक दोनों एक दूसरे को बेनिफिट भी टैक्सेशन के। लेकिन हर कोई अपनी इनकम के ऊपर अपना टैक्स पे करेगा, ज्वाइंट इनकम नहीं होगी, ज्वाइंट टैक्स नहीं होगा। ये फर्क है मेजरली इसके अंदर, ठीक है। तो जब हम स्पाउस की इनकम ले रहे होते हैं, वो जो कपलिंग करने का बेनिफिट होता है वही होता है ताकि एक दूसरे को टैक्स बेनिफिट ले सकें। वो जब हम फर्दर डिटेल टैक्स रिटर्न्स बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको वो भी समझ आ जाएगी। किसी का और की सवाल है तो पूछ सकता है। अच्छा जी, सोर्सेज ऑफ इनकम, जी आसिफ साहब। सर ये आपने यहाँ पे जिक्र किया नोटिस ऑफ असेसमेंट का। एज पर मतलब मुझे ये बताइएगा कि नोटिस ऑफ असेसमेंट नॉर्मली सीआरए अपने क्लाइंट को सेंड करता है, ठीक है। तो ये नोटिस ऑफ असेसमेंट जरा आप इसको जरा ईज कीजिए। नहीं समझ आई आपको इसकी नोटिस ऑफ असेसमेंट क्या होता है? जी जी, इसके बारे में बताइए। या नॉर्मली जब जिस तरह यहाँ पाकिस्तान में जब आपकी रिटर्न रिव्यू करता है आईआरआईएस, तो वो क्या जनरेट करता है, उसके प्रोड्यूस क्या करता है वो? कोई बता सकता है यहाँ पे पाकिस्तानी जो अपना आप लोग जो पाकिस्तानी टैक्सेस करते हैं आप में से कोई, कि जब आईआरआईएस जो एफबीआर है वो आपकी रिटर्न रिव्यू कर लेता है, कहता है ओके है ठीक है, तो उसके बदले में कुछ आप कोई रिटर्न में लेता है कि आपकी रिटर्न मैंने रिव्यू कर ली है, इस तरह की कोई चीज़ होती है यहाँ पाकिस्तान में? नहीं सर, अगर नॉर्मल रिटर्न है, मैं फाइल करता हूँ नॉर्मल अपनी पर्सनल इंडिविजुअल रिटर्न, और कंपनी का भी हम्म। कुछ काम करता हूँ, मोस्टली लेकिन कंपनी की ऐसे तरफ कोई असेसमेंट रिटर्न ऑर्डर आता होता नहीं है। है, इंडिविजुअल की सूरत में नॉर्मली कोई ऐसी चीज नहीं होती। नहीं आती जी। हाँ, आप यूँ समझ लें कि नोटिस ऑफ असेसमेंट एक किस्म का सीआरए की तरफ से एक्नॉलेजमेंट है कि जो आपने रिटर्न फाइल की थी वो हमने देख ली है, आपने जो फिगर्स रिपोर्ट की हैं वो ओके हैं, वो हमारे सिस्टम से मैच करती हैं, और ये आपका रिफंड बनता है या टैक्स ओइंग बनती है। अगर टैक्स ओइंग है तो जमा करवा दें, अगर आपका रिफंड है तो हम आपकी इस डेट पे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अ काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट। अगर कोई गलत रिपोर्ट किया तो बताते हैं जी कि ये चीज़ें आपने गलत की हैं, हमने इसको ठीक कर दी है, अगर आप समझते हैं कि ये ठीक है तो फिर इसके एविडेंसेस प्रोवाइड करें। वो इस तरह से डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर लिखी होती हैं, इसे कहते हैं नोटिस। नोटिस का तो मतलब पता है ना, सिंपल नोटिस जो होता है कि नोटिस देता है आपको ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट से मुराद है कि जो आपकी टैक्स रिटर्न है उसको उन्होंने असेस किया, देखा, चेक किया, उसका एक नोटिस जारी कर दिया कि भाई ये आपकी हमने रिटर्न चेक कर ली है और हमारे मुताबिक ये ठीक है, गलत है, या जो भी है, या जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे या रिफंड आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, आप इस बेनिफिट्स को अवेल करेंगे, वो सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं। जी जी बिल्कुल सर, यही है ऑर्डर टू मेक सेल्फ असेसमेंट, इसका ना टाइटल होता है। जी। और सेक्शन 120 के अगेंस्ट सर ये इशू होता ये पाकिस्तान का बता रहे हैं आप? है। जी जी, पाकिस्तान। जी जी, ठीक है। तो ये तो नोटिस ऑफ असेसमेंट क्लियर हो गया। देखिए एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं कि अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आपने शर्माना नहीं है क्वेश्चन करने में, जितने मर्जी क्वेश्चन करें आप, आपको समझ आनी चाहिए। तो आपने ना घबराना है ना शर्माना है, आपने खुल के दिल खोल के सवाल पूछने हैं, क्योंकि पर्पस यही है इसका कि आप लोगों को समझ आए। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो ये फिर इसका कोई फायदा नहीं है इस कोर्स का। तो कोई भी आपका छोटे से छोटा सवाल भी है, कोई भी सवाल मैं कभी माइंड नहीं करूंगा कि आपने कोई ऐसा सवाल भी, जो भी सवाल है दिल के अंदर आप पूछ सकते हैं, आप दिमाग में जो भी है, ठीक है। तो ओपन पूछें, और मैं कोशिश करूंगा पूरी कि आपको हर तरह से मैं समझाऊं, सिखाऊं, ताकि किसी किस्म की एम्बिग्विटी जो है ना आपके माइंड में कोई समझ ये ना हो मामला कि आप कहें कि यार मैं कंफ्यूज हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, एक बस एक कमेंट करना चाहूँगा मैं नोटिस ऑफ हम्म, असेसमेंट पे। जी जी। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसकी नोटिस ऑफ असेसमेंट जब आपको सीआरए भेजता है उसमें लाइन 150 पे आपकी नेट इनकम होती है
हम्म। और लेंडर्स यूजली बैंक्स वगैरह वो यूज करते हैं टू सी इफ यू क्वालिफाई फॉर लोन्स। तो इसलिए हम्म। आपका नोटिस ऑफ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। नोटिस ऑफ असेसमेंट जब हम आगे जाएंगे ना, आप क्लासेस जब फर्दर आगे चलेंगी, जब मैं प्रैक्टिकली आपको सॉफ्टवेयर पे लेके आऊंगा तो मैं दिखाऊंगा आपको नोटिस ऑफ असेसमेंट, सब कुछ दिखाऊंगा। आपने परेशान नहीं होना, आपको मजीद क्लैरिटी आ जाएगी वहां पे। क्योंकि अभी मैं उसकी डेप्थ में नहीं जा रहा, वो हमारा टॉपिक नहीं है। अभी मैं सिर्फ आपको, अभी मैंने पहले बताया कि जो पहला लेक्चर होता है ये ओवरव्यू होता है बेसिकली, ये स्ट्रक्चर किस तरह से ऑपरेट कर रहा है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। हम हर चीज़ को इन डिटेल देखेंगे इंशाल्लाह आगे जाके नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, सारी क्लासेस के अंदर। जी अभी कोई मजीद अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। आसिफ साहब आपका अभी, आपने अभी भी हैंड रेज किया हुआ है। जी अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इसमें अब नेक्स्ट जो है वो एक चेकलिस्ट है कि सोर्सेज ऑफ इनकम आपके क्या हैं, डिडक्शंस और टैक्स क्रेडिट्स अवेलेबल आपके पास कौन कौन से हैं। तो ये बेसिकली इसलिए हम ये लिख देते हैं चेकलिस्ट के अंदर कि कोई भी स्लिप अगर आपके माइंड में नहीं है तो आप जब इस लिस्ट को पढ़ें तो आपके जेहन में आ जाए और आप इसको टिक कर लें यहाँ पे कि अच्छा यार ये भी मैंने प्रोवाइड करनी है। अच्छा मैंने ये वाली भी स्लिप जो है वो मेरे पास है, मैंने ये भी प्रोवाइड करनी है। अच्छा मैंने ये वाली स्लिप भी देनी है। तो इसलिए सारे जो है ना, हमने यहाँ पे नॉर्मली जो फर्म्स करती हैं, जो भी टैक्स का काम करता है, वो इस तरह एक चेकलिस्ट बनाता है ताकि क्लाइंट को वो बता सके कि भाई ये सारी जो है इनकम टैक्स स्लिप्स हैं, कोई भी अगर आपके पास है तो यहाँ टिक कर लें और बाद में आपने हमें प्रोवाइड करनी है। इसलिए अगर कोई क्लाइंट किसी भी बॉक्स पे टिक कर देता है और वो स्लिप प्रोवाइड नहीं करता तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क द क्लाइंट टू प्रोवाइड दिस स्लिप। और अगर क्लाइंट कहता है कि भाई बाई मिस्टेक मुझसे टिक हो गया, तो आप उसे कहते हैं ठीक है आप हमें मेल कर दें, या आप मेल में उसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बाद में नॉर्मली अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको वो कोर्ट में जाके केस भी कर सकती हैं आपके ऊपर कि ये इस बंदे ने मेरे रिटर्न्स जानबूझ के गलत किए हैं। कोई अगर वो कोई क्लाइंट अगर फ्रस्ट्रेट हो गया तो वो ग्रज अपने ग्रजेस निकालने के लिए भी जा सकता है कि इससे मेरा टाइम इतना वेस्ट हुआ, मेरे पैसे इतने वेस्ट हुए, मुझे पेनल्टी इतनी पे करनी पड़ी, लिहाजा इस सारे का जो है वो अजाला किया जाए, कंपनसेट किया जाए मुझे। तो इसलिए जब भी रिटर्न बनानी है तो मेक श्योर करना है, अगर क्लाइंट ने किसी के ऊपर गलती से भी टिक कर दी है तो आपने उससे पूछना है भाई कि आपने टिक की है यहाँ पे, लेकिन मुझे आपने वो इनकम टैक्स स्लिप मुझे प्रोवाइड नहीं की आपने। अच्छा जी, अब ये इनकम टैक्स स्लिप्स कौन कौन सी होती हैं, ये एज पर सीआरए फॉर्मेट है सारी। सीआरए ने पहले से ही हर तरह की स्लिप का एक फॉर्मेट डिजाइन करती है, और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी कॉरपोरेशंस हैं, जितने भी बिजनेस हैं, उनको इन्फॉर्म कर दी है कि आपने जब भी अपने किसी एम्प्लॉय को आपने इनकम देनी है तो आपने उसको साल के एंड पे एक T4 स्लिप इशू करनी है जिसका फॉर्मेट ये होगा। उसमें उसकी ग्रॉस इनकम होगी, उसमें उसका जो है फेडरल प्रोविंशियल टैक्स होगा, उसमें जो पेंशन आपने डिडक्ट की है उसकी वो होगी। ठीक है, उसमें अगर आपने इसका एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस प्लान है वो उसकी डिडक्शन हो रही है तो वो होगी अमाउंट। ये सारी इसमें फिगर्स मौजूद होंगी। जब हम T4 को भी इन डिटेल देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो समझ आ जाएगी कि ये T4 स्लिप क्या है। T4 स्लिप बेसिकली एम्प्लॉयमेंट इनकम के अगेंस्ट इशू की जाती है। फिर कमीशन इनकम है, इसको T4 या T4A में भी इशू किया जा सकता है, नॉर्मली T4A में होता है। फिर प्रॉफिट शेयरिंग इनकम है, T4PS, टैक्सेबल डिसेबिलिटी। इन सारी स्लिप्स को हम वन बाय वन जब नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो मैं आपको सारी स्लिप्स का को वॉक थ्रू करवाऊंगा, सारी स्लिप्स भी दिखाऊंगा और फिर सॉफ्टवेयर में जाके बताऊंगा कि इसको आपने किस तरह से रिपोर्ट करना है। तो इसमें T4 है जो मेजरली 80% मोस्टली यही आता है, T4 या फिर T4A भी आ जाता है। ठीक है, फिर T4A सिर्फ ना कि कमीशन वगैरह के लिए बल्कि अदर बेनिफिट्स के लिए, जैसे टैक्सेबल डिसेबिलिटी इनकम जो है उसके लिए जो बेनिफिट है उसके लिए भी इशू हो जाता है, या कोई गवर्नमेंट का कोई और बेनिफिट है उसके लिए भी इशू हो जाता है। तो T4 स्लिप जो वो वाले बेनिफिट्स जो टैक्सेबल है, वो वाले कैनेडा चाइल्ड बेनिफिट टैक्सेबल बेनिफिट नहीं है, वो आपको मिल रहा है, आपने इनकम टैक्स में अपनी रिपोर्ट नहीं करना उसको, वो इनकम नहीं कंसीडर की जाती। ओल्ड एज सिक्योरिटी के लिए T4OAS है, कनाडा पेंशन प्लान के लिए T4AP है, अदर पेंशन एनिटीज के लिए T4A है, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट के लिए T4E है, डिविडेंड इनकम के लिए T3 भी हो सकता है, T4 भी हो, T5 भी हो सकता है, इंटरेस्ट इनकम के लिए भी हो सकता है, लिमिटेड पार्टनरशिप T5013 है, RRSP इनकम T4 RSP है।
RSP विड्रॉल, T4 RSP। अभी आपको लग रहा होगा ये सारे इतने डिफरेंट नाम है, आपको कुछ समझ मुझे पता है ऑब्वियसली नहीं आ रही होगी, लेकिन जब हम इसको स्लिप बाय स्लिप जाकर सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ये सारी चीजें समझ भी आ जाएंगी और रिपोर्ट करना भी आ जाएंगी। अभी सिर्फ इसको ये समझें कि ये लिस्ट है एक सोर्सेज ऑफ इनकम की सारी, और इसके अगेंस्ट ये सारे स्लिप्स की नेम्स हैं जो इश्यू होती हैं। अब रहेगी बात सेल्फ एम्प्लॉयड की, तो सेल्फ एम्प्लॉयड चूंकि किसी की आप अंडर काम नहीं कर रहे, किसी बैंक में काम नहीं कर रहे, किसी कॉरपोरेशन में काम नहीं कर रहे, वो आपका अपना बिजनेस है, उसके अगेंस्ट क्लाइंट्स को इनवॉइसेस इशू कर रहे हैं, तो उसकी एज सच कोई लीगल जो है ना वो इनकम टैक्स स्लिप नहीं होती। इस तरह अगर आपकी रेंटल इनकम है तो रेंटल इनकम के ऊपर भी कोई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है उसका भी, उसके ऊपर भी कोई स्लिप इशू नहीं होती है आपको। वो आपने एक्सेल में वर्किंग की होती है, अपनी इनकम सारी जो आपने वो बताते हैं, रिपोर्ट करते हैं CRA को कि जी मैंने इतने रेंटल इनकम है, मेरे इतनी जो है सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम है। उस सूरत में ये होता है CRA बाद में लेटर ऑन ऑडिट ओपन करके आपसे पूछ सकता है कि जो भी आपने ये इनकम कमाई है इसकी जरा इनवाइसेस तो चेक करवाएं हमें, सेल्स इनवाइसेस भेजिए हमें, जो आपने एक्सपेंसेस सारे किए हैं इसकी जरा पेमेंट इनवाइसेस तो भेजिए हमें, हम देखना चाहते हैं। वो सैम्पलिंग करके भी आपका जो है वो डाटा मांग सकता है। वो किसी एक खास एक्सपेंस हेड के बारे में कह सकता है जी आपने एंटरटेनमेंट इतनी क्लेम की है, जरा इसकी इनवाइसेस हमें भेजें। तो रिकॉर्ड आपने 6 साल के लिए मेंटेन करना होता है उसका। जो इस तरह की चीजें होती हैं जिसका डायरेक्टली कोई फॉर्मेट नहीं है, जिसका डायरेक्टली कोई CRA के साथ कनेक्शन नहीं है, क्योंकि बाकी जितनी भी सोर्सेज ऑफ इनकम है, जितनी भी स्लिप्स यहाँ पे जिनके नाम लिखे हुए हैं, तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेशंस, बिजनेसेस, दे आर बाउंड टू रिपोर्ट ऑल दीज सोर्सेज ऑफ इनकम टू द CRA ऑन एनुअली बेसिस। उन्होंने इंफॉर्मेशन रिटर्न्स फाइल करनी होती हैं CRA को, ठीक है। तो जब वो CRA को फाइल करते हैं, सारी वो इन्फॉर्मेशन पहले से ही CRA के पास चली जाती है। जब आप रिटर्न फाइल करते हैं देन दे सिस्टम नॉर्मली डू द क्रॉस मैच, सिस्टम क्रॉस मैच करता है उसको कि अच्छा ठीक है वहां से भी ये रिपोर्ट आई, इसने भी ये रिपोर्ट की, दैट्स फाइन। फिर हर महीने आपका टैक्स जमा हो रहा होता है। आपका जो बिजनेसमैन है, यानी जो एम्प्लॉयर है बेसिकली, वो आपके इनकम मंथली, बाई वीकली, मंथली इनकम में से आपका फेडरल प्रोविंशियल टैक्स जो है विद होल्ड करके वो CRA को जमा करवा रहा होता है आगे। आपका कनाडा पेंशन विद होल्ड करके CRA को जमा करवा रहा होता है, आपकी ई बेनिफिट CRA को जमा करवा रहा होता है। तो ये तो सारे स्लिप्स के नेम्स हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। फिर दूसरी तरफ आपकी डिडक्शंस और टैक्स क्रेडिट्स क्या होते हैं। अच्छा, डिडक्शंस बेसिकली आपकी कुछ चीज़ें इस तरह की मतलब ऑप्शंस हैं कनाडा में कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने टैक्स को रिड्यूस कर सकें, तो कनाडा ने एक प्लान दिया हुआ RRSP कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब होता है रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान। एक होता है RPP, रजिस्टर्ड पेंशन प्लान। ये बेसिकली क्या है, जिस तरह आपके यहाँ पे प्रोविडेंट फंड नहीं होता पाकिस्तान के अंदर, कि आप सेविंग करते हैं कि जब आप आफ्टर द एज ऑफ रिटायरमेंट, जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपको एक लमसम अमाउंट, लमसम भी कुछ मिलती है कुछ केस में, और कुछ केस में आपको जो है वो मंथली बेसिस पे भी पेमेंट्स मिलना शुरू हो जाती है। इस तरह गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनको मंथली बेसिस पे पेंशन मिलती है। तो बेसिकली ये जो सारे सेविंग प्लान्स कनाडा जो ऑफर करता है, वो उसका पर्पस ये होता था कि लोग जब ये बूढ़े हो जाएं तो गवर्नमेंट के ऊपर ये बोझ ना बने बाद में, ये अपने लिए कुछ सदोबाब करें, कुछ पैसे जोड़ें, और बाद में उन्हीं पैसों को ये विड्रॉ करें, अपनी जो बुढ़ापे की जिंदगी उससे यूज कर सकें। ऑल दो अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर कनाडा को उनको सपोर्ट करना पड़ता है, वहां पे ऐसा पाकिस्तान वाला जो है वो निज़ाम नहीं है। ये जो रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान्स जो है बेसिकली, एक बैंक अकाउंट आप ओपन करते हैं अपना बैंक के अंदर, इसी अकाउंट की बेस्ड पे जो कि एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ CRA, वहां पे आप कुछ पैसे डाल देते हैं। आप कहते हैं जी कि मैंने ये अपने सेविंग अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं, तो CRA कहता है ठीक है आपने जो सेविंग्स की हैं जो कि हमारा ऑथराइज्ड सेविंग प्लान आप उसमें कर रहे हैं, अप्रूव्ड है CRA की तरफ से, तो आप इतने पैसे अपनी टोटल ग्रॉस इनकम में से माइनस कर सकते हैं। तो जब आप टोटल ग्रॉस इनकम में से माइनस करते हैं तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम होती है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से आप लोअर टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं। ये क्या होता है, इसको किस तरह करते हैं, जब हम प्रैक्टिकल केसेस में जाएंगे तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा करके वहां पे सॉफ्टवेयर में। फिर RSP कंट्रीब्यूशन हो गया स्पाउस के लिए, यूनियन ड्यूज एंड प्रोफेशनल फीस अगर कोई पे की है, कोई चाइल्ड केयर एक्सपेंसेस किए हैं, कोई मूविंग एक्सपेंसेस हैं आपके, कोई आपने इंटरेस्ट पे किया है इन्वेस्टमेंट लोन्स के ऊपर, कोई आपकी इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग फी पे किया आपने, इंटरेस्ट पेड किया स्टूडेंट लोन के ऊपर, कोई ट्यूशन फी पे किया आपने, कोई स्पाउस की ट्यूशन फी पे की है, कोई चैरिटेबल डोनेशंस आपने की हैं, पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन की है, फर्स्ट टाइम होम आप लेने जा रहे हैं उसका आपने कोई अमाउंट जो है वो ड्रॉ कर ली है HPP से, या अगर आप जो है वो
ये अपनी स्टडी दोबारा से करना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्लान विड्रॉल्स होता है। आपके कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंसेस हैं जो आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, घर बैठ के कर रहे हैं, या स्पेसिफिक आपको एक ऑफिस लेना पड़ा है कंपनी के कहने पे, तो वो आप क्लेम कर सकते हैं अपने रिटर्न में। या कोई मेडिकल एक्सपेंसेस आपने कर लिए तो एलिजिबल मेडिकल एक्सपेंसेस की एक लिस्ट है, उसके मुताबिक जो है सीआरए ने दी हुई है, उसके मुताबिक आप अपने जो है वो मेडिकल एक्सपेंसेस को क्लेम कर सकते हैं। तो एक तरफ बेसिकली क्या है, ये दो साइडें हैं, एक तरफ जो है वो सोर्सेज ऑफ इनकम है, दूसरी तरफ डिडक्शंस हैं या क्रेडिट्स हैं। तो इनकम आपने रिपोर्ट कर दी जो आपने खर्चे किए, जिस तरह खर्चों से हमारा घर के खर्चे नहीं, इस तरह आरएसपी कंट्रीब्यूशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, डोनेशन, चैरिटेबल डोनेशंस होंगी, आपने कोई यूनिवर्सिटी की फी दे दी है और वो भी एज पर सीआरए जो कोर्सेज उनके अंडर अप्रूव्ड हैं जो आप कर सकते हैं, जो हायर एजुकेशन होती है, तो उसके आपने क्रेडिट ले लिए। तो ये इस तरह की कुछ बेनिफिट्स देता है सीआरए, ताकि आप अपने टैक्स को रिड्यूस कर सकें। इन दोनों के हवाले से क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मुझे पता था यहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे हमारे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की गिनती कम हो गई है। मुझे पता है, मैं एक चीज़ आपको ये बता दूं कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान कुछ भी नहीं है, तो थोड़ी सी आपको एफर्ट भी पुट करनी पड़ेगी इसके लिए। तो लेकिन अगर आप एफर्ट पुट करते हैं तो एक स्किल है जो कि आप सीख जाएंगे। जी प्लीज़, अब कोई क्वेश्चन आपका तो आप यहाँ तक पूछ सकते हैं मुझसे। एनी क्वेश्चन? सब जाग रहे हैं ना? कोई आवाज़, कोई माइक खोल के थोड़ा बता दे कि सब जाग रहे हैं। ये ना पता चले कि सारे सो गए हैं, पता चले कि मैं यहाँ अकेला ही जो है खुद को पढ़ा कर चला गया। नहीं नहीं सर। डिटेल में आप शुरू करेंगे तो फिर वहाँ पे क्वेश्चन जाएंगे, अभी तो आपको ओवर बता रहे हैं ना, ओवरव्यू हाँ, कि कोई भी अगर क्या क्या। आपका कोई क्वेश्चन है मतलब किसी भी चीज़ के हवाले से, तो आप पूछ सकते हैं इजली, कोई मसला नहीं। अभी स्ट्रक्चर जो समझा रहा हूँ उसकी समझ आ रही है आप लोगों को? चीज़ों की समझ आ रही है? ठीक है जी। जी सर। जी सर। बस जागते रहना है मेरे साथ, सोना नहीं है, बस मैं ये बता दूं। अब ये देखें कि बाकी डिटेल्स भी जो है, अगर आपकी इन चीज़ों से हट के भी कोई डिटेल डिटेल है जो आप समझते हैं कि यहाँ पे वो कवर नहीं हो रही, तो आप यहाँ पे नोट्स लिख सकते हैं अपना। एज ए क्लाइंट मैं अब ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि क्लाइंट किस तरह से ये फील करेगा। आपको पता होना जरूरी है कि ये फिल कैसे करनी है, क्योंकि अगर आपको क्लाइंट को फिल नहीं करनी आ रही तो आपने करवानी है उसको, तो इसलिए आपको खुद पहले फिल करनी आनी चाहिए। इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ। अब ये जो सेक्शन है ये वाला, ये है एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंसेस का। इसके अंदर किसी अगर एम्प्लॉय ने ट्रैवल किया, कहीं पे पार्किंग फी पे की है, कहीं पे उसने कोई स्टेशनरी के लिए पैसे खर्चे हैं, कि उसने टेलीफोन के ऊपर बात की किसी क्लाइंट पे, कंपनी के बिहाफ पे, उसने कोई सैलरीज, अगर उसने कोई असिस्टेंट हायर कर लिया अपने काम को आसानी करने के लिए कंपनी की परमिशन पे, और उसको सैलरी दे रहा है, तो वो चीज़, अगर कोई आपने ऑफिस ले लिया, ऑफिशियल ऑफिस आपने वहाँ रेंट दे रहे हैं, क्योंकि आपके व्हीकल एक्सपेंसेस हैं, रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह वगैरह के, वो हो गए। अगर आपका कोई होम ऑफिस एक्सपेंसेस हैं तो वो भी आपके इस पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह द फॉलोइंग एक्सपेंसेस अप्लाई टू द कमीशन एम्प्लॉयज ओनली, इस तरह के अकाउंटिंग एंड लीगल, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशंस, मील्स एंड एंटरटेनमेंट, रेंटल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, ट्रेनिंग वगैरह। तो ये जो सारे एक्सपेंसेस, बेसिकली कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो जेनेरिक होती हैं, हर कोई क्लेम कर सकता है। कुछ होते हैं जो सिर्फ स्पेशली जो कमीशन एम्प्लॉयज होते हैं, जो सेल्स करते हैं और कमीशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, अपने टारगेट्स को अचीव करके जिनको कमीशन मिलती है, तो उनके लिए कुछ स्पेसिफिक सीआरए ने थोड़ी सी आसानी की हुई है कि इनको थोड़ी सी और चलो छूट दे देते हैं, कि ये लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं। सेल्स का काम हमेशा मुश्किल होता है, उसमें जो है आपने टारगेट्स वगैरह अचीव करने होते हैं। तो कमीशन को बेसिकली हमेशा जो है ना वो उस तरह से, हम इनकम तो समझते हैं लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट इनकम नहीं कंसिडर होती। ठीक है, तो उस सूरत में थोड़ा सा उसको डिफरेंट कंसिडर किया जाता है। उसके बाद है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड बेसिकली क्या है, कोई दुकानदार हो गया, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसने अपना छोटा सा एक सेटअप बना लिया, फाइवर पे अकाउंट बना लिया, कोई अपना टैक्सी ड्राइवर हो गया, कोई शवारमे वाला हो गया, किसी ने अपने कोई छोटा सा रेस्टोरेंट बना लिया। तो ये सारे वो लोग हैं जो सेल्फ यानी खुद के मुलाजिम हैं, किसी के मुलाजिम नहीं है, जो अपना काम कर रहे हैं, जो अपनी चीज़ों को चला रहे हैं, अपने बिजनेस को चला रहे हैं। लेकिन ये कॉरपोरेशन भी नहीं है, कोई कंपनी भी नहीं है बड़ी, तो इनको हम इसलिए सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनकी जब इनकी जो बिजनेस इनकम होती है, क्योंकि है तो कारोबारी, से बिजनेस ही कहेंगे, कॉरपोरेशन नहीं कहेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड कहेंगे। अब जो ये लोग होते हैं बेसिकली, ये भी अपनी इनकम पर्सनल टैक्स रिटर्न में ही रिपोर्ट करते हैं। तो आया नॉर्मली जो इनका बिजनेस होता है वो इनके नाम से ही पहचाना जाता है, क्योंकि कॉरपोरेशन तो है नहीं जिसका अलग से भी नाम हो, जिस तरह एप्पल इनकॉर्पोरेशन है।
ठीक है। कनाडा में अलग से रजिस्टर्ड है, यूएसए में अलग से रजिस्टर्ड है। इसी तरह ही जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है उसमें मोस्टली जो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस होता है उसका नाम तो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इन इन मोस्टली केसेस में जब हम इसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं पर्सनल टैक्सेस में, तो उसी शख्स का नाम रिपोर्ट करते हैं जो इसका ऑनर होता है, लेकिन डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन वो कंसीडर उसके नाम पे ही किया जाता है। बेसिकली एंटिटी जो है वो वही बंदा है, इसलिए इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अभी एक भाई कह रहे थे कि वहाँ कंपनी बना के लिमिटेड लाइबिलिटी, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। टाइप ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, बेसिकली आप यूं कह लें कि टाइप ऑफ बिजनेस से मुराद ये कि आईटी कंसल्टेंट है, टैक्स कंसल्टेंट है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कि शॉप है उसकी, फास्ट फूड का काम है, क्या काम है, वो सारा ओवरऑल यहाँ पे आ जाएगा। नेम ऑफ पार्टनर, क्योंकि पार्टनर है तो वो भी आ जाएगा। सिन ऑफ पार्टनर आ जाएगा। बिजनेस नंबर, जो कि नॉर्मली नहीं होता सेल्फ एम्प्लॉयड में। सेल्फ एम्प्लॉयड में हमेशा मोस्टली एक बंदे, आज तक भी मैंने कोई ऐसा सेल्फ एम्प्लॉयड केस नहीं किया जिसमें कि पार्टनर की डिटेल्स नहीं हो, क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड का पर्पस ही यही है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है। बिजनेस नंबर आ गया, एक्सेस कोड आ गया। बिजनेस नंबर से मुराद ये है कि अगर आपका जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो एचएसटी के तौर पे भी रजिस्टर्ड है। एचएसटी बेसिकली कहते हैं हार्मोनाइज्ड सेल्स टैक्स, और जीएसटी कहते हैं जनरल सेल्स टैक्स। हार्मोनाइज्ड सेल्स टैक्स वो होता है जहाँ पे फेडरल और प्रोविंशियल दोनों इल्हाक हो जाएं, ठीक है। इल्हाक होकर वो क्या करें, फेडरल लेवल वाला कहें जी कि हमारा जो सेल टैक्स है 5% है, और प्रोविंशियल जो है वो 7% है या 8% है, और मिला के 13% कर दें, ठीक है। तो वहाँ पे उसे फेडरल कहते हैं। तो ऑब्वियसली कुछ प्रोविंसेस ऐसे हैं, जिस तरह ओंटारियो, वहाँ 13% है, किसी में 5% है, किसी में 7% है, किसी जगह पे हार्मोनाइज सेल्स टैक्स है, तो वहाँ पे फेडरल भी प्रोविंशियल जो है वो उसी लेवल पे वो सारा कहीं पे फेडरल लेवल पे किया जा रहा होता है, कहीं पे प्रोविंशियल लेवल पे किया जा रहा होता है। तो हार्मोनाइज सेल टैक्स का पर्पज यही है। सेल टैक्स का हम एक चार्ट देखेंगे, उसमें आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से प्रोविंसेस हैं। 10 प्रोविंसेस हैं ये सारे टोटल, और 3 डिफरेंट टेरिटरीज हैं। जो कि प्रोविंसेस नहीं है उनका अपना कोई जो है ना, जिस तरह एक प्रोविंस का कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना अपना, प्रोविंस का पूरा, उन टेरिटरीज का कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है अलग से। तो वो बेसिकली डायरेक्टली फेडरल के अंडर आती हैं, और फेडरल के ऊपर वहाँ पे प्रोविंशियल जो है ना वो मामला उस तरह से नहीं। जब उस पर उसको डिटेल में आपको मैं जब लिस्ट दिखाऊंगा तो इसमें आपको आइडिया हो जाएगा। आर वी प्रिपेयरिंग योर जीएसटी एचएसटी रिटर्न, यस और नो? तो यहाँ क्लाइंट हमें बताएगा यस, तो फिर हम उसकी एचएसटी रिटर्न सेपरेटली प्रिपेयर करेंगे और इसको सेपरेटली सबमिट करेंगे। रेवेन्यू कितना आपके बिजनेस का, एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं आपके, आपने कितना एचएसटी कलेक्ट किया सेल के ऊपर, ये हमने एचएसटी रिटर्न के लिए हमें चाहिए। आपने मील्स एंटरटेनमेंट के ऊपर कितना खर्च किया, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सप्लाईज, ये सब चीज़ें। अभी इसको मैं जल्दी जल्दी कवर करूंगा, अभी हमारा एक और टॉपिक है, हमने वो भी कवर करना है, और हम टाइम से बहुत आगे निकल चुके हैं ऑलरेडी। सॉरी नहीं, 8:30 के बाद जो है 9 और 9:30, और हाँ टाइम 10 मिनट ऊपर हो चुका है हमारा। फिर होम ऑफिस एक्सपेंसेस आ गया आपके, हीट, हाइड्रो, वाटर, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, रेंट, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर आपके फ्यूल आ गया, रिपेयर मेंटेनेंस आ गया। ये सारा जो है आपकी व्हीकल से रिलेटेड है कि गाड़ी कौन सी है, मॉडल कौन सा है, मेकर कौन है, जैसा होंडा, टोयोटा, होंडा सिटी, ईयर कौन सा है, 2019-21। तो मैं इसलिए यहाँ के रेफरेंस दे रहा हूँ ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। परचेज प्राइस क्या थी, सेल प्राइस क्या थी, डेट ऑफ परचेज क्या थी, कब लीज पे ली, परचेज की, कैश पे ली, क्या किया मामला, टोटल किलोमीटर्स कितने चली, कितने किलोमीटर जो थे वो बिजनेस के लिए आपने वो गाड़ी चलाई, उसमें टोटल एक्सपेंसेस आपके फ्यूल के, रिपेयर मेंटेनेंस के क्या थे, कितनी आपने उस गाड़ी की इंश्योरेंस भी की, कितना आपने लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन की फ़ी पे की, कितना आपने उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट पे ली थी तो लोन पे इंटरेस्ट कितना पे किया, लीज पेमेंट पे अगर लीज पे थी तो लीज पेमेंट कितनी की, कार अगर आपने धुलवाई तो उसके पैसे कितने दिए, कहीं पे पार्किंग के लिए खड़ी की तो पार्किंग की फी क्या आपने पे की। ये सारे उस गाड़ी से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं जो हम रिटर्न में डाल सकते हैं। ये फर्दर डिटेल्स हैं जिसमें कि सिंप्लीफाइड मेथड है, डिटेल्ड मेथड है, जो कि सिंप्लीफाइड अब खत्म हो चुका हुआ है, अब डिटेल्ड मेथड ही है, क्योंकि वो कोविड का बेनिफिट था। तो वो अब चीज़ें जो है वो पुरानी है। ये जो चेकलिस्ट में कुछ चीज़ें उन्होंने अपडेट की थी कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि मे भी अभी तक उन्होंने अपडेट नहीं की एलन मैडन ने, लेकिन और बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। आप लिखेंगे T1 पर्सनल चेकलिस्ट गूगल पे जाकर, T1 पर्सनल चेकलिस्ट, तो आपको बहुत सारी फर्म्स की चेकलिस्ट वहाँ पे आ जाएंगी।
आप उनको भी वॉक थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है जी। अब ये जो है रेंटल प्रॉपर्टी की डिटेल्स आ गई, सेल ऑफ रियल एस्टेट आ गई। रेंटल प्रॉपर्टी में आपने बताना जी कि प्रॉपर्टी का एड्रेस क्या है, टोटल रेंटल इनकम क्या है आपकी। आप ये सारी चीज़ें इन डिटेल पढ़ सकते हैं खुद से। कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो आप उससे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कि सर ये वाला सेक्शन चेकलिस्ट का समझ नहीं आया, मैं आपको बता दूंगा। कल की क्लास जब हम शुरू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक कंसिडर करने लगेंगे, तो मैं आपको पिछली क्लास की जो क्वेरीज होंगी, कोई चीज़ आपने खुद से की कि समझ नहीं आ रही कि मैं उसका भी आपको आंसर कर दूंगा। तो ये एक बड़ा सिंपल सा है कि टोटल रेंट कितना है, एडवर्टाइजमेंट कितनी पे की, इंश्योरेंस कितनी पे की, मॉर्गेज इंटरेस्ट क्या था, ऑफिस एक्सपेंस क्या था, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड की हैं। इसी तरह सेल ऑफ प्रॉपर्टी में आप यहाँ बताएंगे, क्लाइंट यहाँ बताएगा जी कि मेरा एड्रेस ये है, मैंने प्रॉपर्टी इतने की खरीदी थी, ये मैंने इतने की बेची है, ताकि हम गेन कैलकुलेट कर सकें कि कितने की खरीदी थी और कितने की कैपिटल आया, कैपिटल गेन है या कैपिटल लॉस है। इस तरह फिर ये बाकी अदर स्टॉक्स के लिए जो रजिस्टर्ड स्टॉक्स होते हैं, इस तरह एप्पल का हो गया या किसी भी और कंपनी का, पब्लिक ट्रेडेड शेयर्स कहते हैं, ये वो हैं सारे बेसिकली जो कि हम रिटर्न में रिपोर्ट करते हैं। चेकलिस्ट जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, मैंने आपको सारी इन डिटेल एक्सप्लेन कर दी है। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं जाके ऊपर कि कौन सी ईयर की रिटर्न हम बना रहे हैं जी। कोई क्वेश्चन यहाँ पे? नो क्वेश्चन जी शुएब साहब। एक चीज पूछ रहा था कि जो भी आप एक्सपेंसेस मेंशन कर रहे हैं उनकी स्लिप होना लाजमी है, मतलब रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट प्रूफ होना चाहिए जैसे यहाँ पर है, अदरवाइज नहीं मेंशन कर सकते अगर कोई लॉस करते हैं आप इस तरह की। देखिए बात यह है कि आप जो भी एक्सपेंसेस क्लेम कर रहे हैं अपनी रिटर्न में, उसकी ऑब्वियसली आपके पास एविडेंस तो होना चाहिए। हाँ कुछ हाँ कि अगर मिसलिनियस लॉस कर जाते हैं। कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो हैं आपके, कुछ अगर मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं जिसके आपको लगता है कि यार इसकी तो रसीदें नहीं हो सकती, सीआरए किसी छोटी अमाउंट को, $100-200 को तो कंसिडर कर सकता है। लेकिन अगर आप एक क्लेम कर रहे हैं कि जी मैंने जो है मॉर्गेज इंटरेस्ट पे किया $12,000 और आप कह रहे हैं मेरे पास उसका एविडेंस नहीं है, तो सीआरए कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक मेजर एक्सपेंस है आपका, अगर वो लॉस्ट हो जाती है, गुम जाती है, तो उसका तरीकेकार ये होता है कि आप उस अदारे से दोबारा राब्ता करें, वो आपको डुप्लीकेट इनवाइस इशू करें, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट इशू करे, आप वो प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे सपोज ठीक। व्हीकल मेंटेनेंस का है या कोई और एनी एक्सपेंस या कोई लॉस कर जाए छोटे मोटे एक्सपेंसेस, तो वो आप फिर अपने बेसिकली पर्सनल वो फिर आपने ये क्लेम कर बेसिकली इस तरह से है कि बाहर का जो निज़ाम है ना, बाहर का जो निज़ाम है वो ऐसे ही है कि जो भी वहाँ पे कंपनीज ऑपरेट कर रही है ना, चाहे वो छोटी मोटी रिपेयर मेंटेनेंस की भी, वो प्रॉपर इनवाइसिंग करती हैं, आपको क्लाइंट के नाम पे इनवाइस करती हैं, और वहाँ पे क्लाइंट का रिकॉर्ड जो है वो बनाया जाता है। तो अगर आपसे वो लॉस्ट हो गई हैं, अब आपकी सूरत में आता हूँ, चलें कि समझ लें कि कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई एविडेंस नहीं है, अगर सीआरए पूछ लेता है लेटर ऑन, अगर ना पूछा तो आपकी लक के आप निकल गए, अगर उसने पूछ लिया तो अगर आप एविडेंस ना दे सके तो वो रिवर्सल हो जाता है, फिर वो आप कहते हैं जी एक्सपेंस आप क्लेम नहीं कर सकते विदाउट एविडेंस। सिंपल जेनेरिक रूल जो है वो यही है, पूरी दुनिया में है कि कहीं भी अगर आपने एक्सपेंस क्लेम करना तो एविडेंस तो लेके आए ना उसका, कोई डॉक्यूमेंट जो उसको सपोर्टिव हो, जो उसको प्रूव करे कि वाकई आपने एक्सपेंस की है, जिसको वेरीफाई किया जा सके। समझ रहे हैं बात आप? ओके ओके। राइट सर। कोई और सवाल किसी किस्म का? अच्छा सर, इसमें कुछ आपने पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न में बताया कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो हम क्लेम कर सकते हैं और वो क्रॉस वेरीफाई भी होते हैं। तो जो हाँ कंपनीज होती हैं उनमें तो एक्सपेंसेस काफी सारे होते हैं जो हम क्लेम करते हैं, तो उनकी भी क्रॉस वेरिफिकेशन होती है। कौन से एक्सपेंस एग्जाम्पल दें मुझे? सर जो कंपनीज के एक्सपेंसेस होते हैं, फर्स्ट करें एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन के हैं, मील्स एंड एंटरटेनमेंट के हैं, रिपेयर हाँ बिल्स हाँ हैं, हाँ, फ्यूल सेल्फ है। एम्प्लॉयड की, सेल्फ एम्प्लॉयड की, ठीक है, हाँ जी वो कर सकते हैं क्लेम आप, कर सकते हैं जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। इंटरटेनमेंट का 50% रूल है, जितनी भी इंटरटेनमेंट की है आपने टोटल, मिसाल के तौर पे 1,000 रुपये आपने खर्च दिया पूरे साल में यस। एंटरटेनमेंट पे, तो उसका 50% क्लेम हो सकता है। ठीक ठीक। और कोई सवाल? चेकलिस्ट से रिलेटेड कोई सवाल आपका हो रहा है तो आप कर सकते हैं। नो क्वेश्चन। चलिए जी, नेक्स्ट जो आपका है टॉपिक वो है, अब मैं आपको थोड़ा सा वॉक थ्रू करूंगा T1 जनरल जो है आपका, जो रिटर्न कैसी दिखती है, बेसिकली हम वो देखने जा रहे हैं कि हमने हमने रिटर्न बना ली है, क्लाइंट कॉपी हमने बना ली है और हम क्लाइंट को भेजने लगे हैं, तो ये एक रिटर्न बनी हुई है।
सबसे पहले जो एक लेटर आता है आपका क्लाइंट लेटर होता है, जिसपे जिसमें मिस्टर कुरैशी उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। नसीर कुरैशी ये मेरा रियल नेम है। सर 20 स्क्रीन शेयर कर दें सर, सॉरी। नहीं, सॉरी मैं ख्याल वो मैं दोबारा करता हूँ, ठहरा एक। पहले शो हो रही थी। जी हो रही थी सर, वो मैं मुझे लगा सेशन एंड होने लगा है, मैंने होस्टिंग राइट क्लेम किए थे, अगरचे होता तो नहीं इस तरह बंद हो गए। अच्छा थैंक यू चलो सर। ठीक, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब इसमें देखें कि इसमें ये एक रिटर्न है जो हमने बना ली है। ये अब आपको मैं एक दिखा रहा हूँ कि एंड रिजल्ट दिखा रहा हूँ, ये सारा स्ट्रक्चर डिस्कस करने के बाद कि जो हम करना चाह रहे हैं उसका हासिल क्या है। हासिल ये है जब आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये पर्सनल टैक्स रिटर्न है बेसिकली। जब हमने इसको जनरेट किया सॉफ्टवेयर से, तो उस सॉफ्टवेयर ने एक ऑटोमेटिकली एक लेटर जनरेट कर दिया। इसमें उसने लिखा हुआ है कि जिसको एड्रेस कर रहा है कि नसीर कुरैशी एड्रेस ये है, प्लीज फाइंड एंड क्लोज योर 2021 टैक्स रिटर्न विद द डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड टू प्रिपेयर इट। जो डॉक्यूमेंट्स आपने हमें दिए थे उसके मुताबिक हमने प्रिपेयर कर दिया। देयर इज द बैलेंस ड्यू। आपने $12,920 जो है वो फेडरल टैक्स रिटर्न के अगेंस्ट पे करने हैं आपने। ठीक है, बेसिकली ये ओवरऑल ही होती हैं सारे आपके। तो इसमें वो डिटेल दी है उसने कि आपने ये जो है इसकी डेडलाइन अप्रैल 30 है। आपका ये सारा जो है अगली जो इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं वो ये हैं। तो इसमें वो आप इसको मैं ये सारी आपको भेज दूँगा, आप पढ़ सकते हैं बआसानी पूरा लेटर आप आराम से बैठ के। इसके अलावा इसके अंदर लिखा हुआ उन्होंने जी कि आप कितनी अमाउंट तक अपने RRSP अकाउंट में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन इंसेंटिव आपको जो कार्बन रिपेट जो ये जो मैं बता रहा था कि वो बेसिक कमोडिटीज जिससे कार्बन जो है वो जनरेट होता है उस पर जो कंपनसेट किया जाता है, वो कितना मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, सारी डिटेल्स इसके अंदर इनिशियल लेटर में लिखी जाती हैं। उसके बाद एक होता है ऑथराइजेशन कैंसिलेशन रिक्वेस्ट सिग्नेचर पेज, ऐसे कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि कंपनी का अपना रेप आईडी होता है, रिप्रेजेंटेटिव आईडी होता है, कंपनी का बिजनेस नंबर जो फर्म है बेसिकली। उसके बाद जिसका हम रिटर्न बना रहे हैं जो टैक्स पेयर है उसका सोशल इंश्योरेंस नंबर दर्ज होता है, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम होता है, और सिग्नेचर इन्फॉर्मेशन उस पर साइन होते हैं उसके। और ये फॉर्म जो है बेसिकली कंपनी के फॉर्म के रैकेट में भी रहता है, और जो टैक्स पेई है, जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स पे करने वाला, जो टैक्स फाइल करवा रहा है, उसका पास भी ये रैकेट रहता है कि हमने इस कंपनी को ऑथराइजेशन। अब यहाँ से जो है मेन रिटर्न शुरू हो रही है, इनकम टैक्स एंड बेनिफिट रिटर्न से यहाँ से शुरू हो रही है। इसमें क्या है जी, सबसे पहला जो स्टेप है वो आइडेंटिफिकेशन है, अदर इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मेलिंग एड्रेस आ गया, वो सारी चीजें जो हम चेकलिस्ट पे डिस्कस कर रहे थे वो सारी यहाँ पे हमने अब डाल दी। ठीक है, उसके बाद जो है प्रोविंस आ गया, पोस्टल कोड आ गया, सोशल इंश्योरेंस नंबर आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, सिंगल हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, विडोड हैं, लिविंग कॉमन लॉ है, मैरिड है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई हैं आपकी। ये बेसिक जो डिटेल्स हैं वो आ गई। आपका रेजिडेंस कौन से प्रोविंस में है, ओंटारियो में है, December 31 में आप ओंटारियो में थे, वो आ गया आपका। स्पाउस की डिटेल्स भी आपकी इसमें जो है वो आ जाती हैं। ये योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर्स इन्फॉर्मेशन, उसका नाम क्या है, उसका सिन क्या है, और डिटेल्स इसकी आ जाएंगी यहाँ। उसके बाद जो हमने चेकलिस्ट में पढ़ा था कि आप कैनेडियन सिटीजन हैं या नहीं हैं, आप कॉरपोरेशन कनाडा इलेक्शंस कनाडा को अगर अपनी डिटेल भिजवाना चाहते हैं यस और नो, तो वो भी आ गया। आप इंडिजिनस तो पर्सन तो नहीं है, रेड इंडियंस तो नहीं है इंडियन एक्ट के मुताबिक, वो आ गया। आपकी फॉरेन प्रॉपर्टी तो नहीं ओन करते, 1 लाख कनेडियन डॉलर से ज़्यादा नहीं, या करती हैं तो यस, तो वो आ गया। तो ये सारे बेसिक जो चेक्स हैं वो सारे आ गए। उसके बाद स्टेप 2 आता है आपका। अब ये मेन फॉर्म चल रहा है, ये पूरी रिटर्न है बेसिकली, जो मेन रिटर्न जिसे कहते हैं वो है ये। स्टेप 2 पे आपका आ जाएगा वो सारी इनकम, सोर्सेज ऑफ इनकम जहां से आपने पैसे अर्न किए हैं, तो वो आप अपने मुताबिक जो आपने जहां से अर्न किए होंगे वो रिपोर्ट करेंगे। अब इसमें देखेंगे नसीर कुरैशी जो है उसने एम्प्लॉयमेंट इनकम अर्न की है, तो उसने 1,20,000 जो है रिपोर्ट कर दिया लाइन 10100 के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर करेंगे स्क्रॉल डाउन, तो उसकी और किसी भी सोर्सेज ऑफ इनकम से इनकम नहीं है, जिसमें कमीशन इनकम नहीं है, रेंटल इनकम नहीं है, कोई ओल्ड एज सिक्योरिटी नहीं है, कोई इंटरेस्ट इनकम नहीं है, कोई डिविडेंड इनकम नहीं है। वो सिंपल एक जॉब करता है, जॉब से पैसे मिल रहे हैं, तो उसने अपनी इनकम रिपोर्ट कर दी लाइन 10100 के ऊपर। आप CRA पे जाके, अगर आप गूगल पे जाते हैं वहां जाके लिखते हैं कि कनाडा रेवेन्यू एजेंसी लाइन 100,100, तो वो आपको गूगल ले जाएगा उस स्पेसिफिक लाइन की डिटेल के ऊपर भी ले जाएगा। वो अभी हम एंड पे मैं आपको दिखाऊंगा करके। मुझे रिवाइंड करवा दीजिएगा अगर आपको मतलब भूल भी जाऊँ। ठीक है जी, तो ये तो हो गया आपका जी 120,000 1,20,000 कैनेडियन डॉलर्स हमने रिपोर्ट कर दिए।
अभी मैं हल्का सा ओवरव्यू करवा रहा हूँ ताकि इतनी डिटेल में नहीं जा रहा, ताकि आप पजल ना हो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी जो है ना आपका वो इंसानी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा समटाइम नहीं होती कि उस इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एकदम एब्जॉर्ब कर सके। आपको ये बाद में लेक्चर देखना भी पड़ेगा एक बार दोबारा भाई, ताकि आप सारे अपने पॉइंट्स बना सकें। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं कि टोटल इनकम जो है वो लाइन 15,000 के ऊपर वो आ गई 1,20,000। फिर स्टेप 3 में हम आएंगे, वो है ये है नेट इनकम। नेट इनकम जो आपकी आ गई वो 1,20,000 आ गई। ठीक है, इसमें जो स्टेप 2 था आपका, इसमें वो सारी सोर्सेज ऑफ इनकम जो थे हमने रिपोर्ट कर दिए, और उसके बाद जो नेक्स्ट पे हम आए तो ये आपका नेट इनकम आ गई। अब इस इनकम के अंदर से नेट इनकम बिफोर एडजस्टमेंट आ गई और फिर दोबारा से अगेन नेट इनकम आ गई। अब बेसिकली ये आप कहना कि ग्रॉस इनकम है आई किस्म की आपकी। नेट इनकम से मुराद यहाँ पे जो लिखा नेट इनकम, ये नेट इनकम निकालने का पूरा जो एक सेक्शन है। और ये जो इनकम लाइन 32 पे आ रही है ग्रॉस इनकम, जो टोटल इनकम आपकी नीचे आ गई, उसके बाद आपने कोई आरएसपी में कंट्रीब्यूशन की है या कि आपने कोई जेंटल आपका जो अदर दूसरे डिडक्शन है आपकी जो डायरेक्टली डिडक्ट होती हैं आउट ऑफ ग्रॉस सैलरी, वो सारी बेसिकली यहाँ आ जाएंगी। जिसमें आपका पेंशन एडजस्टमेंट है, आपका रजिस्टर्ड पेंशन प्लान, आरपीपी जिसको मैं डिस्कस कर रहा था, जिस तरह प्रोविडेंट फंड होता है, आरआरएसपी हो गया आपका, इसमें आपकी एनुअल यूनियन प्रोफेशनल और लाइक ड्यूज हो गए, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर बेनिफिट रिपेमेंट हो गई, चाइल्ड केयर एक्सपेंसेस हो गई। ये सारे वो एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्टली आपके ग्रॉस इनकम में से माइनस हो जाते हैं। जिस तरह के यहाँ पे आ रहा है अभी कि डिडक्शन फॉर सीपीपी कनाडा पेंशन प्लान 290.50, ये अभी देखें ये इसमें से डिडक्ट हो रहा है। डिडक्ट होने के बाद जो आपकी नेट इनकम बिफोर एडजस्टमेंट वो आ गई 119709.50। उसके बाद अगर इसमें एडजस्टमेंट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो आपकी डायरेक्टली 23600 लाइन लाइन नंबर के ऊपर आपकी ये नेट इनकम आ गई। उसके बाद आपने अब टैक्सेबल इनकम जो है वो डिटरमाइन करनी कि टैक्सेबल इनकम है कि नहीं है। तो इसमें जो है कैनेडियन आर्म फोर्स पर्सोनल एंड पुलिस डिडक्शन, और इसके अलावा जो है आपका सिक्योरिटी ऑप्शंस डिडक्शंस, लिमिटेड पार्टनरशिप लॉसेस ऑफ द ईयर, नेट नॉट नॉन कैपिटल लॉसेस ऑफ द ईयर, नेट कैपिटल लॉसेस। अगर कोई इस तरह का आपके एक्सपेंसेस हैं या कोई लॉसेस हैं तो उनको भी आप ऑफसेट कर सकते हैं। उनको ऑफसेट करने के बाद जो आपकी इनकम बचेगी होगी टैक्सेबल इनकम। अब जो टैक्सेबल इनकम है उसके ऊपर ये एक स्टैंडर्ड जो आपका है टैक्स ब्रैकेट वो अप्लाई होगा। अब आया आप कौन सी टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं वहां आपकी इनकम रिपोर्ट होगी। अब एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो कैनेडियन सिस्टम है वो होता है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या होता है कि बता सकता है आपने सब? जिस तरह इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ता जाए। जी एग्जैक्ट। जैसे 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 इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ता जाएगा, बिल्कुल ठीक है। एक होता है मार्जिनल टैक्स। मार्जिनल टैक्स क्या होता है? मार्जिनल टैक्स होता है कि सर एक लिमिट डिफाइन कर दी जाती है कि इस लिमिट तक होगा तो नहीं होगा, उसके बाद फिर स्लैब्स बना दिए जाते हैं, तो मार्जिनल टैक्स सिस्टम है। पाकिस्तान में कौन सा टैक्स सिस्टम है? मार्जिनल पाकिस्तान में मार्जिनल है। मेरे ख्याल में सर एक इधर फिगर से प्रोग्रेसिव ज्यादा ही है। डिफाइन हम्म क्या एक ही रेशो अप्लाई होती है या इनकम की ये जो है स्टेप बाय स्टेप परसेंटेज अप्लाई होती है पाकिस्तान में? डिफरेंट ब्रैकेट्स यूज नेशनल होती हैं। वो बेसिकली आप उसको मार्जिनल कह सकते हैं। हम्म इसलिए मार्जिनल कंडीशन यही है कि एवरी एडिशनल डॉलर या एवरी एडिशनल जो है ना आप आपका जो यूनिट ऑफ करेंसी है उसको अर्न करने के लिए जो कॉस्ट आप बियर करते हैं, तो बेसिकली इसकी कॉस्ट अकाउंटिंग में तो ये डेफिनेशन है। तो मार्जिनल से मुराद ये यही हुआ कि फिर एवरी एडिशनल डॉलर के ऊपर जो एक्स्ट्रा टैक्स पे करना है आपने, तो वो कंसिडर होता है। और गालिबन ये जो ब्रैकेट सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है, जैसे आपकी जो है ना अगर इनकम 10 लाख है तो ये आपके ऊपर ब्रैकेट लगेगी, और अगर 15 लाख है तो ये लगेगी। तो ये मेरे ख्याल है ये मार्जिनल में शायद आ जाता है। एग्जैक्टली। मार्जिनल से मुराद ये होता है कि आपने आपकी पहली जो इनकम है वो 49,020 डॉलर तक है, तो उस तक आपका जो है 15% चार्ज होगा। फिर जो आपका है अगर 49,020 से बढ़ के आगे चली गई है और उस 98,040 तक अगर आपकी इनकम है तो 49,000 से लेके 99,000 समझ लें इसको, यहाँ तक जो होगा आपका जो परसेंटेज होगी वो 20.5% होगी। फिर 98,000 से बढ़कर 1,51,000 तक अगर आपकी इनकम है तो वहाँ पे आपका 26% होगा। तो डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं। तो जिन जिन मार्जिन के ऊपर जो जो परसेंटेज अप्लाइज हो रही हैं वो उसी कहते हैं प्रोग्रेसिव, यानी कि प्रोग्रेसिवली जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप सारी ब्रैकेट्स से
गुजरते हुए आपको आपकी इनकम हर ब्रैकेट के मुताबिक वहां तक उतनी टैक्स होगी। आसान लफ्जों में कहने की, अगर आपने मिसाल के तौर पर 25,000 रुपया कमाया है, तो पहले 5,000 तक 5% है, फिर 10,000 तक 10% है, फिर 15,000 तक 15% है। तो पहले 5,000 के ऊपर 5,000 टैक्स लगेगा, उसके बाद जो अगली ब्रैकेट है उस पर उतना अप्लाई होगा, उस अगली ब्रैकेट पे उतना अप्लाई होगा। ठीक है, ये इसे कहते हैं बेसिकली प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। तो कनाडा में यही है बेसिकली, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम ही। ठीक है, उसके बाद फेडरल नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट्स आ जाएंगे आपके, जिसमें बेसिक अमाउंट्स होती हैं कुछ, वो भी हम इन डिटेल आगे जब रिटर्न बनाएंगे समझेंगे। फिर आपका फेडरल नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट आ गया आपका इसके अंदर। ये वो टैक्स क्रेडिट जो कि आपकी टैक्स लायबिलिटी को तो ऑफसेट कर सकते हैं, लेकिन आपको रिफंड नहीं हो सकते। फिर अगले हम आएंगे नेक्स्ट सेक्शन में, तो आपका आ जाएगा पार्ट सी, नेट फेडरल टैक्स। तो यहाँ पे हम जो है नेट फेडरल टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। इसी तरह फिर ये आपकी आ जाएगी अमाउंट। साथ ही नेट फेडरल के अंदर आपका, एक सेकेंड, टोटल पेबल निकलेगा। टोटल पेबल में ये आपका बन गया फेडरल टैक्स प्लस ये देखें प्रोविंशियल और टेरिटोरियल टैक्सेस 11,000। टोटल टैक्स पेबल कितना बना आपका? $31,710। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो देखता हूँ कि जो टोटल टैक्स मैंने अपनी सैलरी की मद में पे किया था पहले से, वो 18,000 पे किया था। ये तो इंतहाई कम पे किया मैंने। तो लिहाजा मेरा जो रिमेनिंग बैलेंस पेएबल बनता है वो बनता है 12,920। तो यहाँ पे मैं साइन करूंगा अपने, ये रिटर्न जो है मेरी ऑनलाइन सबमिट हो जाएगी। तो जो $12,920 है मैं ऑनलाइन सीआरए के अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। उसके अलावा यहाँ तक तो आपका मेन फॉर्म खत्म हो गया। उसके बाद एडिशनल फॉर्म्स बाकी हैं जो कि सपोर्टिंग है उसको, मेन फॉर्म को, ऊपर फॉर्म्स को, जिसमें फर्दर डिटेल्स उन्होंने प्रोवाइड की हुई हैं। ये मैं सारे फॉर्म आपको, ये रिटर्न्स, ये चेकलिस्ट, ये आपका ये वाला भी, और प्लस जो है आपका वो, मैं डिटेल्स आमिर साहब को भेज दूंगा, जो भी एडमिन आपके हैं उनको मैं भेज दूंगा। तो वो इंशाल्लाह आपसे शेयर कर देंगे। तो अगर अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कर सकते हैं, नहीं तो एक सेकंड, एक लास्ट चीज़ मैं आपको दिखा दूं जो मैंने अभी कही थी थोड़ी देर पहले। एक क्वेश्चन है मेरा, आप पहले अपनी कर लें। जी बस वन एक सेकंड ठहरे, मैं आपको दिखा दूं फिर। नजर आ रहा है आपको? ये स्क्रीन शेयर किए में शो हो रही है? जी आ रही है। जी हो रही है। ये देखें, लाइन 10100 एम्प्लॉयमेंट इनकम। तो आप लाइन बाय लाइन भी जाके ना, सीआरए आपको गाइड करता है प्रॉपर कि अच्छा इस लाइन का मतलब ये है। ये देखें, उसने बता दिया एम्प्लॉयमेंट इनकम लाइन 10100 T1% टैक्स रिटर्न के ऊपर। एम्प्लॉयमेंट इनकम कंसिस्ट ऑफ अमाउंट्स दैट यू रिसीव एज सैलरी, वेजेस, कमीशन, बोनसेस, टिप्स, ग्रेजुटीज, ऑनरेरी या ऑनरेरियम, अगर आपको कोई ऑनरेरी अमाउंट मिली। एम्प्लॉयमेंट इनकम इज यूजुअली शोन ऑन बॉक्स 14 ऑफ T4 स्लिप। तो आप इसको तसल्ली से पढ़ सकते हैं सारे को। ये एक्सप्लेनेशन है लाइन 10100 की, जो उन्होंने सीआरए ने अपनी पब्लिकेशन के ऊपर डाली है। ये और अगर आपकी लाइंस है तो ये भी उन्होंने रिलेटेड टॉपिक्स आपको दिए हैं, आप ये भी क्लिक करके पढ़ सकते हैं सारे। जी, अब हमारी ऑलमोस्ट क्लास खत्म होगी। अब आपके क्वेश्चन आंसर के सेशंस हैं तो आप वो कर सकते हैं। मैं इसको हाँ जी, स्टॉप मेरा शेयरिंग। जब जी मतलब हम टैक्सेशन करते हैं तो हम उसको लेके चलते हैं बेसिकली। डेफिनेशन सबसे पहले इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डेफिनेशन है कि सैलरी की क्या डेफिनेशन है, इनकम फ्रॉम रेंट की क्या डेफिनेशन है, इनकम फ्रॉम बिजनेस की क्या है, कैपिटल गेन की क्या है। तो वो टोटल हम्म 6 इनकम हेड हैं यहाँ जो पाकिस्तान में है बेसिकली। तो और उसके बाद जो है आपकी जो भी लॉ में चेंजेस वगैरह होती है थ्रू नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आप इसको कनाडा कनाडा में इसको कैसे लेके चलते हैं? वहाँ पे डेफिनेशंस का कोई चैप्टर वगैरह है आपका, या और कोई जैसे में इनकम टैक्स हम्म एक्ट है 2000, तो वहाँ पे क्या है? मतलब वहाँ पे कौन से लॉ को हम फॉलो करते हैं? कैनेडियन इनकम टैक्स एक्ट है बेसिकली, जो कि इंतहाई जो जितने भी एक्ट होते हैं ना सारे जो लिखे जाते हैं ये लीगल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। नॉर्मली जो हमारे सीपीएस भी हैं वो भी उसको उस तरह से परस्यू नहीं करते। उसके अलावा सीआरए ने क्या किया हुआ है कि अपनी पब्लिकेशंस बनाई हुई हैं, जहाँ पे जाती हैं उन्होंने आसान लैंग्वेज में उसको, उनको इंटरप्रेट किया हुआ उस लॉ को पूरे को। हर तरह ठीक। कोई अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट कर सकता है, कोई लॉयर उसको पढ़ता है तो इंटरप्रेट कर सकता है। ठीक है, जो ठीक। मेन चीज अब होती है वो मेन चीज जो होती है वो लॉ की इंटरप्रिटेशन होती है। तो सीआरए ने हाँ वो जी। खुद ही कर दी हुई है मेजर सारी जो है ना पब्लिकेशंस जारी कर दी हुई हैं। तो सीआरए ने जब भी कोई अपडेट देनी होती है, जैसे अभी हम सीआरए पे गए थे, हम देख रहे थे वहां पे जाके सीआरए पे
एक वर्ड वर्ड न्यू का भी आ रहा था कि वर्ड्स न्यू, कि नया क्या आया है। तो आप सीआरए की वेबसाइट पर जाकर सारा लॉ देख सकती हैं, सारी पब्लिकेशंस देख सकती हैं, जो एडिशन हो रही है, जो डिस चीज कोई चीज जो अगर सीआरए डिसकंटिन्यू करा तो सारा सीआरए की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये हमारा पाकिस्तानी सिस्टम उस तरह का सिस्टम उस तरह ऑपरेट नहीं करता है, इसका थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है। सही, हम्म। ठीक हो गया। और दूसरा ये कि बेसिकली हम डायरेक्ट अब हम जो लेके चल रहे हैं, हम इनकम हेड जो लेके चल रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड का, यही दो करेंगे, और या नहीं, कॉर्पोरेट सारे का। सारे हाँ जी। पर्सनल के अंदर जितने भी सारे इनकम हेड्स हैं मैं सारे करवाऊंगा आपको। हाँ, क्योंकि बेसिकली ये ना कि वो मतलब आई थिंक इसमें डेफिनेशंस भी होंगी फिर इस एज कम्पेयर, क्योंकि जैसे असेसमेंट ईयर है पाकिस्तान में और फिजिकल ईयर है, इनकी अलग से डेफिनेशन है। और आप अगर डेफिनेशंस पढ़ना चाह रहे हैं उसका मैंने अभी जो लाइन नंबर बताया ना, लाइन नंबर जो मैंने बताया आपको अभी, वो डेफिनेशन है ना बेसिकली। एम्प्लॉयमेंट इनकम को उसमें लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट इनकम कंसिस्ट ऑफ अमाउंट्स दैट यू रिसीव एज ए सैलरी। कोई सैलरी मिल रही है आपको, कोई वेजेस मिल रही हैं, कोई कमीशंस मिल रही हैं, कोई बोनसेस मिल रहे हैं, कोई टिप्स मिल रहे हैं। तो जब हम एक एक स्लिप को समझेंगे ना, जब पढ़ेंगे हम स्लिप को वन बाय वन, तो बेसिकली वो डेफिनेशन ही होगी उसकी, उस हर एक सोर्स ऑफ इनकम की। अगर टी फोर स्लिप किसी को जब हम, हाँ जब हम टी फोर स्लिप को पढ़ेंगे, उसके ऊपर पूरी एक पब्लिकेशन है या टी फोर स्लिप के अंदर किस किस किस्म की इनकम रिपोर्ट हो सकती हैं, वो उसकी डेफिनेशन ही होती है बेसिकली। क्योंकि जिस तरह से डेफिनेशन आप चाह रहे हैं ना कि पाकिस्तानी स्टाइल में, वो नहीं है, उनका स्टाइल डिफरेंट है। स्टाइल नहीं है। बेसिकली अगर आप ला कहीं का भी पढ़े तो उसमें एक डेफिनेशन का चैप्टर होता है कि इसमें जो ये डेफिनेशन है ये आगे इस तरह से हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं बेसिकली। हाँ तो जी, ये तो इधर हर पैटर्न इधर भी यूज है, होता इधर भी है, वो पब्लिकेशंस के अंदर है, पब्लिकेशंस के अंदर है वो, बिल्कुल। है। ठीक जी, वो पब्लिकेशंस के अंदर होता है, ठीक हो गया, थैंक है। जी जी। किसी और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने जो पहले आपने एक डेमो क्लास जो ली थी, तो उसमें हम्म। मैंने उनसे आपने खुद कहा था बल्कि कि मैं आपको नंबर दे दूंगा, कोई बात पूछनी तो पूछ लीजिएगा। अब मैंने आपके एडमिन पे वहाँ पे जो है मैसेज दिया कि मुझे कोई एक सवाल पूछना है, कुछ बात करनी है, तो आप उन्होंने पेड नंबर ग्रुप भी नहीं दिया। आप पेड ग्रुप में ऐड हैं, आप पेड ग्रुप के अंदर? जी जी, ग्रुप में हूँ मैं। उसमें मुझे मेरा सिर्फ नंबर, एक बात ये पूछनी। उसमें मेरा नंबर है, हाँ उसमें आप आप। मुझे मैसेज कर सकते हैं देख के। अच्छा अच्छा। अच्छा, हाँ तस्वीर लगी उसमें आपकी, कैसे पहचानूंगा मैं? हाँ, उसमें मेरी दाढ़ी वाली तस्वीर है। अच्छा अच्छा। अच्छा, मुझे सिर्फ हाँ। ये पूछना था कि जिस तरह से पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक बहुत अच्छी जो हम्म सैलरी होती है, अच्छी इनकम होती है, मैंने सुना हम्म है कि अगर यहाँ पाकिस्तान से सीए करके अगर कनाडा जाते हैं तो वहाँ पे उसकी हम्म इतनी वैल्यू नहीं है जितनी यहाँ पे है। और दूसरी चीज़, वहाँ पे अकाउंट्स की जो एक हाई डिग्री है वो पता नहीं सीपीए है या कुछ इस तरह, इसके बारे में ज़रा जो कुछ बताइए आप प्लीज़। सीपी है वहाँ पे, जिस तरह हमारे यहाँ सीई है ना, वहाँ पे सीपी है। तो अगर आप वहाँ जाते हैं कनाडा के अंदर सीए किया हुआ है, तो आपको एग्जामिशंस वगैरह मिल जाती हैं, और आप आखिरी जो भी कोई टैक्स से रिलेटेड या जो भी आप करना चाह रहे हैं, वो एक दो पेपर्स आप देते हैं तो आपको सीपी की डिग्री जो है वो लौट हो जाती है, सर्टिफिकेशन जो लौट हो जाती है आपको। तो वो इसमें कोई ऐसा की रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने एसीसी किया है, आपने अच्छा। सीए किया है, तो जो भी वर्ल्डली रिकग्नाइज जो आपकी जो इस तरह खासतौर पे एसीसी सीए वगैरह, इन्हें रिकग्नाइज्ड किया जाता है वहाँ पे, तो वो आप एक दो पेपर दे के आप वहाँ पे सीपी की सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। और बहुत सारे पाकिस्तानियों ने इसी तरह सीपी की सर्टिफिकेशन वहाँ पे ली। तो वहाँ पे वैल्यू है इसकी कनाडा में इसकी? कनाडा में क्या है? सॉरी। कनाडा में वैल्यू है इसकी सीपीए की, जैसे अच्छी वैल्यू है, ज्यादा मतलब जो सैलरी उनकी होती है? इस पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी सर्टिफिकेशन की वैल्यू है ना अगर, तो वो है यूएसए के सीपीए की। अगर आप यूएसए के सीपीए हैं तो सबसे ज्यादा वैल्यू है उसकी, क्योंकि यूएसए सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सुपर पावर है। तो ऑब्वियसली जो उसका सीपीए होगा यूएसए का, वो ज्यादा वैल्यूएबल जी होगा। जी। जी। अच्छा, ये सीपीए जो है ये क्या ग्रेजुएशन के बाद करते हैं क्या? यार यहाँ पे जो हम सीए करते हैं तो हम, मेरा ख्याल है इसको इंटर के बाद भी कर सकते हैं। और वहाँ पे जो सीपीए है उसका जो है जी वो जी मेरा जी, ख्याल है वहाँ पे। ग्रेजुएट, वहाँ पे जो सीपीए उसका एग्जैक्टली वो जिस तरह से, क्योंकि मैंने कभी उसको परसू नहीं किया उस तरह से, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो आप ग्रेजुएशन के बाद ही नॉर्मली वहाँ लोग अच्छा करते हैं। अच्छा। जी। अच्छा अच्छा। चलो ठीक है, थैंक यू। ओके। थैंक यू। किसी, जी जी, नो प्रॉब्लम, यू वेलकम।
किसी और का कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं जो क्लास है उसको मैं एंड करने जा रहा हूँ बस और 2 मिनट में। किसी का कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। किसी चीज़ की समझ ना लगी हो आपको, कि किसी जगह पे प्रॉब्लम आई हो, तो आप वो भी अच्छा। बता सकते, पूछ सकते हैं। अच्छा सर, आपने बताया कि ये जो टैक्स सिस्टम है, ये सारा, ये जो रूल्स हम्म। हैं, ये सब बेस करते हैं इनकम टैक्स एक्ट पे। हम्म। तो ये जो पब्लिकेशंस हैं, इस तरह आप हम्म। बता रहे थे कि उसमें जो है वो इंटरप्रिटेशन की जाती है उस लॉ की। हम्म। तो वो इंटरप्रिटेशन तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ भी कर सकते हैं। नहीं, वो सीआरए ने खुद की हुई है ना, सीआरए ने खुद ठीक। की हुई है, तो इसलिए कोई ठीक। ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो कोई और कर रही है। तो हम्म, सीआरए ने खुद एक्ट बनाया है, ठीक। सीआरए उसकी इंटरप्रिटेशन कर रही है, तो सीआरए चाहे कुछ भी लिख दे हमारे लिए वो लॉ ही है। अगर बिल्कुल। एफपीआर कोई नोटिस जारी करे तो लॉ ही होगा ना आपके लिए वो, जी जी बिल्कुल। तो वो वो उसको लॉ ही पहले लॉ कंसिडर। बनता है सर, फिर वो इशू करता है नोटिस। हाँ। जी, कोई और सवाल आप लोगों का? नहीं तो फिर टाइम काफी ज्यादा हो गया, आपने भी फैमिलीज वगैरह को टाइम देना होगा सबने, और आज वैसे भी वीकेंड है। कोई सवाल नहीं और किसी किस्म का भी? अच्छा, आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह जब हम डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे आगे तो एक एक चीज़ मैं आपको वॉक थ्रू करवाऊंगा, सारे स्लिप्स भी दिखाऊंगा, हर चीज़ दिखाऊंगा, उसमें ऐसा भी नहीं है कि मैं, आप कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ ना आए, मेरी कोशिश पूरी होगी जहां आपको समझ आएगी। हर किसी को कि मतलब मैं देखूंगा कि हर किसी की एक अपनी कैपेसिटी होती है, तो मेरी कोशिश है हर किसी को प्रॉपरली समझा के उसके बाद हम मूव ऑन करें। हाँ, अगर आप छुट्टियां करते हैं, अगर आप प्रॉपरली ट्रेनिंग्स नहीं लेते, तो फिर उसका मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं आपको भी बता दूं, क्योंकि आप छुट्टियां करके जब आएंगे तो आप टोटली ब्लैंक होंगे। तो अगर आपने ये क्लासेस लेनी है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आपने अपनी अटेंडेंस को जो है ना वो पूरा रखना है, आपने रेगुलरली ट्रेनिंग्स के अंदर आना है, उसको आपने मिस नहीं करना किसी भी सूरत में, तो आपको समझ आती रहेगी। अगर आप मिस करेंगे, प्रॉपरली नहीं आएंगे, तो फिर प्रॉब्लम होगी। चलिए जी, ठीक, बहुत शुक्रिया जजाकल्ला आपका आने के लिए आज का। आप अपना लाजमी फीडबैक दीजिएगा ग्रुप के अंदर कि आपने आज कैसा लगा आपको और क्या समझ आई। अगर कोई चीज़ मज़ीद इम्प्रूवमेंट अगर आप लोग चाहते हैं तो अपने सजेशंस आप दे सकते हैं, उसमें मैं मज़ीद इंशाल्लाह काम करूँगा। और कल आप सब लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ओके।